अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हासिल इश्क आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हफ्सा हूर सद्दीकी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए खूबसूरत नावल की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल के दिन भी कितने अजीब होते हैं, जब फूल खिलते हैं दिल मुरझाने लगते हैं, कुछ बिछड़े लोग याद आने लगते हैं। यूं तो भरी बहार में हर तरफ खुशबू होती है, दिल को ना जाने किसकी जुस्तजू होती है। जब भी ये महकी फ़ज़ाएँ आती हैं, गुज़रा वक्त याद दिलाती हैं, जो हर तरफ गुल खिले होते हैं, दिल में यादों के निश्तर चुभ होते हैं। कौन कहता है बहारें खुशियाँ लाती हैं, ये तो उदासियों से दामन भर जाती हैं। तो लाख समझ के तेरे जाने से कोई खुश होगा या उसको कोई गम ना होगा। कुछ लोगों की मोहब्बत खामोश होती है, जिसको वो चाहकर भी दिखा नहीं सकते या इजहार नहीं कर सकते। वफा की मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही थी, और उसका शुमार भी उन लोगों में होता था। ना वो कभी उस मोहब्बत बांटने वाले शख्स को बता पाई, और ना ही कभी उसकी मोहब्बत की अहमियत को उस पर वाज़े कर पाई। मगर आज भी वो दिल में एतराफ़ ज़रूर करती है, क्योंकि उसके दिल में आज भी उस शख्स की, उस मोहसन की मोहब्बत आज भी ज़िंदा थी, जिसकी याद में वफ़ा अब रोज़ कई कई घंटे उदास खिड़की में खड़ी गलियों को देखती रहती कि काश उसके मना करने के बावजूद वो आ जाए। वफ़ा आज फिर खिड़की में खड़ी माजी की यादों में खोई हुई थी। मामा, आज फिर आपकी बेटी ने मुझे देर करवा दी। उस मोटी से जल्दी नहीं उठा जाता क्या? रोज़ रोज़ मिस की डांट खाना अच्छा लगता है क्या इसको? ये वफ़ा की आवाज़ें थी जो कि रोज़ माहीन को सुनने को मिलती थीं, मगर वो माहीन के ही क्या जो वफ़ा की बातों पर कान धरे। मामा, आप इसको बता दें कि रोज़ देर मैं नहीं करवाती, रोज़ ही तो जल्दी उठती हूँ। माहीन भी कहाँ वफ़ा की बातें सुनने वाली थी, फ़ौरन मुंह बनाकर बोल पड़ी। अच्छा, तो ज़रा बताना कि आज किसकी वजह से देर हुई है? वफ़ा भी माहीन की ही टोन में बोली। हाँ, तो आज ही हुई हूँ ना, थोड़ी सी लेट, और वैसे भी मिस को तो रोज़ डांटने का मौका ही चाहिए होता है। माहीन अब बेपरवाही से बोली, जिस पर वफ़ा अब आग बगोला हो चुकी थी। मतलब कि आपको कोई गलती नहीं होती है ना? माहीन से इससे पहले कि कुछ और बोलती, मिज़ाब बेगम ही बोल उठीं, जो कि इन दोनों की वालदा थी। तुम दोनों स्कूल पढ़ने जाती हो या लड़ाई सीखने? अभी से नोक झोंक का सिलसिला जारी था कि स्कूल की वैन लेने आ चुकी थी, और अब दोनों मुंह बंद करके जाने लगी थीं कि उनके कानों में मामा के अलविदाई कलमात सुनाई दिए। मिस, मे आई कम इन? वफ़ा ने क्लास में दाखिल होते उजलत में सरसरी सा कहा और अपनी मखसूस सीट पर जाकर बैठ गई, और साथ साथ मुँह ही मुँह में माहीन को बद्दुआएं भी दे रही थी। अबे यार, जाने दे, किसको कोस रही है सुबह सुबह? हानिया, जो कि वफ़ा की बेस्ट फ्रेंड थी, वफ़ा को रोज़ की तरह समझाने लगी। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वफ़ा किसके बारे में ये सब कलमात अदा कर रही है। यार, ये रोज़ रोज़ के मिस के घूरने से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। वफ़ा ने वही पुरानी बात दोहराई जो वो रोज़ ही बोलती थी, बहन शुक्र अदा करके मिस सिर्फ तुझे घूरती है, बाकी लड़कियों की तरह वो सजा भी देती है। हानिया ने वफ़ा को उसकी अहमियत याद दिलाई। अभी दोनों की गुफ्तगू जारी थी कि दोनों की नज़र मिस पर पड़ी, जो इन दोनों को ही घूर रही थी। दोनों ने पहले एक दूसरे को तिन्ही नज़रों से देखा और फिर दोनों पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। वफ़ा का ताल्लुक़ एक अच्छे महज़ब और शरीफ घराने से था। वफ़ा और माहीन दो बहनें हैं। वफ़ा माहीन से 1 साल बड़ी है, जिसकी वजह से वफ़ा और माहीन में बेतकल्लुफ़ी थी। दोनों हर वक्त लड़ते रहते, इनकी लड़ाई ही तो इस घर की रौनक थी। लिहाजा वालिदैन कुछ ना कहते और इन दोनों की हर ख्वाहिश का एहतराम करते, मगर उसके बावजूद भी दोनों बहुत सुलझी हुई समझदार थीं। माहीन तो घर से बाहर ज़्यादा निकलती नहीं थी और ना ही बात करती थी, और घर में मामा के पल्लू से लगकर रहती। कहीं से लगता ही नहीं था कि वो 9th क्लास की स्टूडेंट है। उसके बरक्स वफ़ा बहुत बोलती थी और हर दिल अजीज़ थी। सब टीचर्स और क्लास की जान थी। अक्सर टीचर्स उसको मजाक में कहते कि आज तक वो ताला नहीं बना जो वफ़ा के मुंह पर लग जाए। गर्ज़ ये कि वफ़ा हर एक की आंखों का तारा थी और हर एक की मदद करती, और बड़ों की ना सिर्फ इज़्ज़त करती बल्कि उनकी फरमाबरदार भी थी। और गर्ज़ वफ़ा में तमाम अच्छी आदतें थीं और वो एक अच्छी इंसान थी, मगर ना जाने क्यों वो दीन से बहुत दूर थी। अपनी मामा के कहने पर वो सिर्फ नमाज ही पढ़ती थी, मारे बंधे, वरना उसको ज़रा भी दीन से दिलचस्पी नहीं थी। ये आपकी वही बातूनी बेटी है ना जो बचपन में बहुत प्यारा बोलती थी? अनजान सी एक खातून ने वफ़ा की प्यार भरी नज़रों से देखते हुए मिज़ाब बेगम से पूछा। मिज़ाब बेगम ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया और वफ़ा को सलाम करने को कहा। वफ़ा ने अनजान नज़रों से खातून को सलाम किया और ना आशना से लहजे में पूछ ही लिया, मामा आंटी आपकी फ्रेंड है? अरे ये आसिया आंटी हैं, मेरी बहुत पुरानी और बेहतरीन दोस्त। मिज़ाब बेगम ने वफ़ा की याद दिलाते हुए कहा। अच्छा हाँ, जो दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी, जिनका आप बहुत जिक्र भी किया करती थी, वफ़ा ने याद करते हुए कहा। मिज़ाब बेगम के ज़रिए वो काफ़ी कुछ जानती थी आसिया आंटी के बारे में, और वो उसको वाकई में उनसे मिलकर खुशी हुई। आंटी, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, वफ़ा खुश अखलाकी से कहती उठ गई।
गेस्ट रूम से बातों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, जिससे वफा को पता चला कि अब आसिया आंटी उनके बराबर वाले घर में रहेंगी और उनके 2 बच्चे हैं। ज़रा ध्यान से सुनने पर मालूम हुआ कि उनकी एक बड़ी बेटी जिसका नाम अलीशा है, जो कि वफा से तकरीबन 2 साल बड़ी है, और एक बेटा है जो माहीन से भी छोटा होगा। वफा उनके बेटे का नाम सुन नहीं पाई, मगर वफा को वाकई आसिया आंटी की शिफ्ट होने से बहुत खुशी हुई, क्योंकि वफा की पूरे कंपाउंड में कोई दोस्त ना थी और अब वो अलीशा से दोस्ती करना चाहती थी। और उसने सोच लिया था कि वो दोस्ती कर ही लेगी। जैसी माँ वैसी बेटी के कॉल के तहत आसिया आंटी अच्छी हैं तो बेटी भी अच्छी ही होगी। और यहाँ वफा से बहुत बड़ी गलती हो गई जो वो नहीं जानती थी। वफा गैलरी में बेचैनी से चक्कर काट रही थी, क्योंकि आसिया आंटी ने किसी काम से अलीशा को घर से बुलवाया था। आंटी खुद गेस्ट रूम में बैठी बातें कर रही थीं। थोड़ी देर में ही डोर बेल बजने की आवाज़ वफा की समातों से टकराई और वफा दौड़ती हुई मेन गेट की तरफ भागी। बेचैनी से दरवाज़ा खुला, मगर आगे खड़े शख्स को देखकर चौंक उठी। दरवाजे पर कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का खड़ा था, जो गालिबन वफा से बड़ा ही था। आप कौन? वफा ने बड़ी जल्दी में पूछा। मैं आसिया आंटी का बेटा। वफा ने उस लड़के की बात बीच से काटकर नागवारी से कहा। आप अकेले ही मुँह उठाकर आ गए? अलीशा कहाँ है? उसको लेकर आना चाहिए था आपको। हैं? उसने वफा को हैरान परेशान होकर देखा, मगर जब तक वफा उसकी इज्जत करके जा चुकी थी और वो वफा की बातों पर उलझ कर रह गया। मगर जब उसकी समझ आई तो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। उफ, पागल लड़की। वफा जब से गेस्ट रूम में थी, जब से ही उस बेचारे को नागवारी से घुरे जा रही थी। आंटी, आप अलीशा को भी बुला लेती। आखिर में वफा से सब्र ही ना हुआ और कह ही दिया। कौन अलीशा? आसिया आंटी कुछ नहीं समझ पाई कि वफा किसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि वो किसी अलीशा नामी लड़की को नहीं जानती थी। आपकी बेटी और कौन आंटी? मेरी बेटी का नाम अलीशा तो नहीं है, आंटी ने साफ लहजे में कहा। तो फिर अलीशा कौन है जिसका नाम आप मामा को बता रही थीं? अब की बारी वफा की हैरान होने की थी। मिजाब बेगम काफ़ी देर से यह मामला समझने की कोशिश कर रही थीं और समझ आ जाने पर वफा को मुस्कुराते हुए देख रही थीं। कमरे में मौजूद दोनों खातून अब वफा की कम अकली पर हंस रही थीं। ये मेरा बेटा है अलीशा, और मैं उस दिन इसकी बात कर रही थी। आसिया बेगम ने हंसी रोकते हुए कहा। तो इसका मतलब मुझे गलत नाम समझ आया उस दिन। आप अलीशा नहीं बल्कि अलीशा के बारे में बात कर रही थीं। वफा ने जैसे बेयकीनी से अपनी कम अकली का एतराफ़ किया। जी बेटा, आप अब सही समझी हैं। अब की बार मिजाब बेगम ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। वफा को काफ़ी दिनों तक पहले तो यकीन ही नहीं आ पाया और फिर अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आई और काफ़ी शर्मिंदा भी रही। और आखिर में वफा ने यह तय किया था कि अगर उस दिन अलीशा अपना नाम खुद बता देता तो उस दिन वफा को इतनी शर्मिंदगी ना होती। लिहाजा अब वफा को अली से खुदा वास्ते का बैर था, जो ना जाने और कितने अरसे तक रहेगा। मामा वो कौन थी? अली ने लाउंज में बैठी आसिया बेगम से वफा के मुतल्लिक पूछा और ख़ुद भी उनके बराबर वाले सोफे पर बैठ गया। वो इसी वक्त अपने वालिद इब्रार की फैक्ट्री का सर्वे करके आया था और वो जानना चाहता था कि कौन है वो लड़की जिसको इतनी मजाल की वो अलीशा से मजाक करे। उसका नाम वफा है। बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची है वो, बाइखलाक और बातमीज़। बहुत अच्छी तरबियत की है मिजाब बाजी ने अपनी दोनों बेटियों की। आसिया बेगम ने वफा की तारीफ़ करते मिजाब बेगम की तरबियत को सराहते हुए कहा। अच्छा, बातमीज़, बाइखलाक, उसका इखलाक कितना अच्छा है और वो कितनी तमीज़दार है, उसी दिन पता चल गया था। अली ने ज़ेरे लब कहा। कुछ कहा क्या आपने? आसिया बेगम को लगा कि अली ने कुछ कहा। अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा, अली ने फ़ौरन संभलते कहा। नहीं, कुछ तो कहा है आपने। आसिया बेगम ने बेटी को गौर से देखते हुए कहा। मामा, मैं तो ये कह रहा था कि अली कुछ सोचकर बोलते बोलते रुक गया कि आसिया बेगम अली की बात और गौर से सुनने लगी। मामा कुछ नहीं, ये सुंबल नज़र नहीं आ रही, काफ़ी देर हो गई। अली झूठ नहीं बोलता था और वो अपनी माँ को दुखी भी नहीं देख सकता था। अगर वो वफा की बद-ए-अखलाकी के बारे में मामा को बताता तो उनको ज़रूर दुख होता, लिहाजा वो बात टाल गया। आपकी बहन फंड लैंड गई हुई है बाबा रहमान के साथ। खैर, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। नैनी से आसिया बेगम ने ज़्यादा इस मौजू पर बात करने से गुरेज करते हुए कहा। इब्रार साहब का शुमार कराची के इज़्ज़तदार, मुअज़्ज़ज़ और अमीर तरीन लोगों में होता था। उनका आलीशान महल डिफेंस में था जिसमें वो क़याम पज़ीर थे। उनके इस महल में नैनी और बाबा रहमान जैसे मुखलिस नौकरों की फ़ौज थी और ये सब हासिल करने में इब्रार साहब को सिर्फ बेइंतहा मेहनत ही शामिल नहीं थी, बल्कि आसिया बेगम और उनके बच्चों की कुर्बानियाँ भी शामिल थीं। इब्रार साहब ने एक मुकाम बनाने के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चों को खुद से बहुत दूर कर दिया था और आज भी वो दूर ही थे। उनकी फैक्ट्रियों वगैरह का ज़्यादातर काम अली ही देखता था। अली ने बहुत छोटी उम्र से ही अपने वालिद का काम कुछ बोझ अपने कांधों पर ले लिया था कि हो सकता है इस तरह इब्रार साहब कुछ उनके करीब हो जाएं, मगर दूरियां थी कि ख़त्म ही नहीं होती थी। इन सब हालात में आसिया बेगम ने बच्चों के दिलों में इब्रार साहब की मोहब्बत के लिए रोज़ बरोज़ एक नया दीप जलाया और एक उम्मीद रखी कि आज नहीं तो कल हमारे लिए भी इब्रार साहब के पास वक्त होगा, और वो वक्त अभी भी बहुत दूर था या शायद कभी आने वाला था ही नहीं।
वफ़ा राइटिंग टेबल पर बैठी पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उसने माहिन को देखा जो काफ़ी देर से अखबार का मुताला कर रही थी। माहिन ज़रा जूस तो पिलाना। वफ़ा ने रटा लगाते लगाते माहिन को मुखातिब किया। अपनी टांगें दिखाना, मैं नौकर नहीं हूँ, खुद जाकर पी लो। माहिन ने एक नज़र अखबार से हटाकर वफ़ा को घूरते हुए वापस अखबार में गर्क होते कहा, माहिन मेरे पेपर्स हो रहे हैं, कुछ तो कर दिया करो मेरा काम भी। देख रही हो ना कि मैं पढ़ रही हूँ, 2 दिन बाद मेरा पेपर है। वफ़ा ने उसको जताते हुए कहा, भाई मैट्रिक के पेपर हैं, कौन सा MBBS का पेपर दे रही हो जो हिलकर जूस भी खुद नहीं पी सकती। माहिन ने बहस करते कहा, इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा जब मैं MBBS के पेपर दूंगी, और मैट्रिक के पेपर भी पेपर ही होते हैं, कोई मजाक नहीं। तुम्हें नहीं पिलाना ना पिलाओ, मैं खुद जाके पी लूँगी, टांगे हैं मेरे पास। वफ़ा को अब गुस्सा आ चुका था। मैं भी देखूँगी वो दिन, माहिन ने जलाने वाले अंदाज में कहा। हाँ देख लेना, और तुम ला के दे रही हो या नहीं? वफ़ा ने गुस्से से कहा, ला रही हूँ, सब्र नहीं होता तुमसे। माहिन सुस्ती से चलते हुए बोली और मरते मरते ला के दिया। स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला तो वफ़ा ने किताबों पर से नज़रें उठाकर देखा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वफ़ा ने अपने वालिद इकबाल साहब को मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम। कैसी चल रही है अगले पेपर की तैयारी? सुना है आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ है मेरी बेटी का। इकबाल साहब ने मोहब्बत से वफ़ा के सर पर हाथ रखकर प्यार करते पूछा। जी बाबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, हालांकि इस्लामियात का था, और आपको तो पता है कि मैं इस्लामियात में कितनी वीक हूँ। वफ़ा ने एक ही सांस में आज के पेपर की पूरी रौदाद सुना डाली। तो मैं आपका A1 ग्रेड पक्का समझूँ ना? इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए वफ़ा से कहा, जो बिल्कुल, आप देखिएगा A1 ग्रेड ज़रूर बनेगा, इंशाल्लाह ज़रूर। फिर दोनों बाप बेटे के बातों का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, जिसको मिजाब बेगम ने आके तोड़ा था। इकबाल, बहुत देर हो गई है बातें करते हुए, वफ़ा के पेपर्स हो रहे हैं, उसको अब आराम से पढ़ने दें। चलो भाई वफ़ा, आप तैयारी करें, आपकी मामा तो डांटने आ गई। इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए बेगम साहिबा की तरफ देखते कहा, बाबा आप वफ़ा को देख लें, इतनी ज़ोर ज़ोर से रटा लगाती है जैसे लगता है कि लोगों को सहरी में उठा रही हो। माहिन थोड़ी ही देर पहले रूम में दाखिल हुई थी और दाखिल होते साथ ही वफ़ा की शिकायत भी कर दी। अच्छा, सब रूम से बाहर आएँ और अब वफ़ा को पढ़ने दें, चलें। मिजाब बेगम ने माहिन और इकबाल साहब की तरफ देखते वफ़ा की फ़िक्र करते कहा, वफ़ा नेक्स्ट पेपर भी अच्छा देकर आइएगा। इकबाल साहब को वफ़ा ताकीद करते हुए रूम से चले गए, क्योंकि अब बेगम साहिबा का मूड ख़राब होने वाला था। उनके जाते ही बाकी सब भी उनके पीछे पीछे चले गए। इकबाल साहब की फैमिली एक हंसती खेलती फैमिली थी। इकबाल साहब का कारोबार मुल्क भर के कई शहरों में फैला हुआ था। कारोबारी मसरूफियत के बावजूद भी इकबाल साहब ने कभी अपने घर वालों की तरफ से गफलत नहीं बरती थी। इकबाल साहब के लिए सबसे पहले उनकी फैमिली की खुशियाँ थीं, मगर ना जाने किसकी नज़र इस घराने पर लगने वाली थी। इस हंसते मुस्कुराते घर पर वीरानियों का रात छाने वाला था। ये घर जहाँ आज खुशी की आवाज़ें गूंज रही थीं, बस कुछ ही दिनों में यहाँ कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। नीली आंखें, हल्का गंदमी रंग, चेहरा मेकअप से पाक, गुलाबी टखनों तक आती फ्रॉक, ऊपर से उसका बोलने का स्टाइल। ज़िंदगी में पहली बार आज अलीशा किसी लड़की के बारे में सोच रहा है। क्या मुझे वफ़ा के मुतल्लिक इन आने वाले ख्यालात का जिक्र वफ़ा से करना चाहिए? वफ़ा वो वाहिद लड़की है जो अलीशा से उस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सकती है। अली अपने जहाज़नुमा बेड पर लेटा उस परी के बारे में ही सोच रहा था। आजकल ये अलीशा का मामूल बन गया था कि कोई दिन ऐसा ना होता जिसमें वो वफ़ा के बारे में ना सोचे। उसका ख्याल अब हर वक्त अली के साथ रहने लगा था। अली इन्हीं सोचों में गुम था कि किसी ने दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। जी आ जाएं अंदर, अलीशा ने उठकर बैठते हुए अंदर आने वाले को इजाज़त दी। भाई, वो सुंबल ने अंदर आते हुए झिझकते हुए कहा। जी कहो। अली ने उसे आने की वजह पूछी। खाना लग गया है, मामा पापा सब आपका वेट कर रहे हैं, आप भी आ जाएं। सुंबल कहकर भाई की तरफ जवाब की मुंतज़िर देखने लगी। जी आ रहा हूँ, अली कहकर उठ गया। वैसे भी बहुत ही कम मौके होते थे जब सब साथ खाना खाते थे। इब्रार साहब खाने की मेज़ पर भी सिर्फ बिजनेस की ही बात करते थे, उसके अलावा उनके पास कोई जैसे मौजू ही ना हो। अली छोटे छोटे कदम उठाता डाइनिंग रूम की तरफ चलता गया। वफ़ा मेरी बात सुनो। कोई वफ़ा को बार बार कह रहा था, मैंने कहा है ना कि आपसे मुझे नहीं सुननी आपकी बात। आप सीनियर हैं, मैं इज़्ज़त करती हूँ आपकी, मुझे मजबूर नहीं करें आप ऑफिस में कंप्लेन करने पर। वफ़ा ने तेज़ी से एकेडमी की सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। जबकि मुकाबिल भी वफ़ा के साथ साथ ही तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था कि अचानक उसने सामने आके वफ़ा का रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़कर गुस्से से कहा, मुझे आदत नहीं है एक बात बार बार दोहराने की, मेरी बात मान लो। अभी उसकी बात जारी थी कि वफ़ा की पांचों उंगलियां सामने खड़े उस बेगैरत इंसान के चेहरे पर अपने निशान दाग चुकी थीं। उसके बाद वफ़ा ने भागते हुए सीढ़ियां उतरी और अपनी कार में जाके बैठ गई। वफ़ा को शायद इल्म नहीं था कि यासिर उस्मानी को मारा गया उसका ये एक थप्पड़ वफ़ा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान ले आएगा। ऐसा तूफ़ान जिसका कभी वफ़ा ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो तूफ़ान जो वफ़ा से जुड़े हर रिश्ते का मान तोड़ देगा। यासिर उस्मानी अकेडमी का जाना पहचाना नाम था। अकेडमी की हर खूबसूरत और अमीर लड़की से यासिर के अफेयर की खबरें फैल जाती थीं।
बड़ा ही दिल फेंक किस्म का इंसान था। हर थोड़े अरसे में एक को छोड़ दूसरी लड़की के साथ इश्क व मोहब्बत की पींगे बढ़ाता था। लड़कियां उसकी खूबसूरती और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर होकर उसे अपना आशिक मानने लगती। इस बार उसकी नज़र वफ़ा पर थी और वो मुसलसल वफ़ा को तंग कर रहा था कि वो उससे दोस्ती कर ले। वफ़ा की तरबियत अच्छे माहौल में की गई थी और उसकी अपने से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत मिली थी, लिहाजा वफ़ा उसकी बातों में नहीं आ पाई और फिर वही हुआ जो वफ़ा नहीं चाहती थी। आखिर को वफ़ा का हाथ उठ ही गया यासिर उस्मानी पर। वफ़ा के पास यासिर उस्मानी की ये मालूमात नाकाफ़ी थी। वो अभी यासिर की असल हकीकत से बेखबर थी, जिसे आने वाले वक्त में अब बहुत जल्द वो बाखबर होने वाली थी। मम्मा, ये आप पराठे क्यों बना रही हैं? खैरियत, बाबा तो नहीं है घर में? वफ़ा ने मिज़ाब बेगम को आलू के पराठे बनाता देख हैरत से कहा। बेटा, मैं अलीशा के लिए बना रही हूँ, मिज़ाब बेगम ने आटे का पेड़ा बनाते हुए मसरूफ़ से अंदाज में कहा, जबकि वफ़ा वहीं हैरत के समंदर में गर्क हो गई, क्योंकि आज तक खाना तो मासी ही पकाती थी। मिज़ाब बेगम बस कभी कोई फरमाइशी खाना ही बनाती थी और ये बात बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे कि आपकी मामा के जैसे आलू के पराठे कोई बना ही नहीं सकता। इकबाल साहब के खूब मक्खन लगाने पर मिज़ाब बेगम उनके लिए बहुत मेहनत से 2 पराठे बना के देती थी और आज अलीशा के लिए अपनी उसी माँ के आलू के पराठे बनाता देख वफ़ा बहुत हैरान थी। उसको ये तो पता था कि अलीशा मामा का लाडला होता जा रहा है, मगर इस हद तक लाड बढ़ चुका है कि उसका अंदाज़ा नहीं था वफ़ा को। मामा, आप रहने देती, मासी से बनवा के खिला देती। वफ़ा ने नाराज़ होते माँ को मुफ्त मशवरा दिया। अरे, अलीशा ने खुद मुझसे फरमाइश की है मेरे हाथों से बने पराठे खाने की, मिज़ाब बेगम ने फ़ख्रिया अंदाज में बताया। वफ़ा की किसी भी बात का मिज़ाब बेगम पर असर ही नहीं हो रहा था, लिहाजा अब वफ़ा जी भर कर उकता रही थी। फिर वफ़ा को अली का मजाक उड़ाना याद आ गया, जो कि वफ़ा की पसंदीदा तरीन हॉबी थी। वैसे मामा, अलीशा ने नहीं कहा करें, अलीशा बीबी कहा करें, वफ़ा खूबसूरती से हंसते हुए कहा। वफ़ा इस बात से लाइलम थी कि कोई उसके पीछे से खड़ा मुस्कुराते हुए देख रहा है। वफ़ा, बुरी बात बेटा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, इस वजह से ज़रा बोल देता है। उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप अली का मजाक ही उड़ाती रहो, मिज़ाब बेगम ने बेटी को समझाते हुए कहा। ज़रा नहीं बहुत बोलता है वो, तौबा तौबा। वफ़ा ने अली का जी भरकर मजाक उड़ाया। वफ़ा भी ये बोलकर पलटी ही थी कि उसकी नज़र सामने खड़े अली पर पड़ी। आंटी, आप रहने देते हैं, आप जहमत ना करें। अली ने वफ़ा को इग्नोर करते मिज़ाब बेगम से कहा। अरे बेटा, इसमें जहमत की तो कोई बात नहीं, तुम वफ़ा की बात का प्लीज़ बुरा मत मानना, ये थोड़ी मज़ाहिया सी है। मिज़ाब बेगम ने आखिरी बात पर वफ़ा को घूर कर देखा, जैसे वार्न कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने किसी की बात का बुरा नहीं माना, अली ने खुश अखलाकी से कहा। अच्छा चलो बेटा, आप डाइनिंग टेबल पर चलकर बैठो, मज़ेदार पराठे तैयार हैं। मिज़ाब बेगम ने अली की तरफ देखकर पराठों की प्लेट रखी, जिसमें 2 पराठे मौजूद थे। वफ़ा ने पराठों को ललचाई हुई नज़रों से देखा और फिर अली और मिज़ाब बेगम के पीछे डाइनिंग रूम की तरफ चल दी। मामा, मुझे भी बना के दे दें प्लीज़, मुझे भी भूख लग रही है, वफ़ा ने अली की प्लेट की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, मासी से कह देती हूँ, मिज़ाब बेगम ये कहकर उठने लगी। नहीं, मुझे आपके हाथ के बने खाने हैं, वफ़ा ने ज़िद्दी लहजे में कहा। अच्छा बैठो, बना के लाती हूँ, मिज़ाब बेगम ने बड़े थके हुए लहजे में कहा और उठकर जाने लगी। अरे, आप इसमें से दे देना, ये बहुत है, मैं इतना नहीं खाता। अली मिज़ाब बेगम को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। हाँ मामा, अली सही कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, हम इसमें खा लेंगे। वफ़ा ने ये कहते साथ ही अली की प्लेट से एक पराठा उठा लिया और उसके सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो गई। अच्छा, आप दोनों खाओ, मैं और बना के लाती हूँ। मिज़ाब बेगम वफ़ा को घूर के चली गई। मिज़ाब बेगम के जाते ही वफ़ा अली के पीछे पड़ गई थी। उसके बरक्स अली वफ़ा की दिलेरी पर हैरान था। पिछले महीने आप नज़र नहीं आए थे, खैरियत कहीं गई हुए थी क्या? वफ़ा ने सबसे पहला सवाल किया। अली, जो कि वफ़ा के सामने बैठने पर कंफ्यूज था, वफ़ा की इस तरह मुखातिब करने पर चौंका। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, वफ़ा ने अपनी बड़ी बड़ी बादामी आंखों को अली पर मरकूज़ करते हुए कहा। जी, वो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, अली ने मुख्तसर जवाब देकर वापस अपनी प्लेट को देखने लगा। ओह, आप कौन सी क्लास में हैं? वफ़ा ने हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि उसने कभी अली को पढ़ते हुए नहीं देखा, हमेशा उसके अपने वालिद के साथ उनके बिज़नेस में काम करवाते ही देखा था। जी, मैं 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, अली ने नज़रें झुकाए कहा। वैसे मैं आपको पढ़ते हुए तो देखा नहीं। वफ़ा अली के पीछे पड़ी हुई थी और आज उसका इंटरव्यू ले रही थी। जी, आप कैसे देखती हैं? मैं बहुत रात में अकेले में पढ़ता हूँ, अली ने वफ़ा की वजाहत दी। अच्छा खैर, आप मेरी एक बात मानो, ज़्यादा कारोबार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई पर तवज्जो दो, वफ़ा ने खैरख्वाना अंदाज में कहा। अच्छा, और करूँगा, अली ने वही संजीदा अंदाज में कहा। एक बात पूछूं? वफ़ा ने मासूमों वाला मुंह बनाकर पूछा। पूछें। अली का रवैया अब भी लिया दिया सा था। वो, तुम इतने संजीदा क्यों रहते हो? वफ़ा ने वैसे तजस्सुस से पूछा जैसे पता नहीं क्या राज हो। जी, अली अब की बार वफ़ा को एक झलक देखकर एहतरामन वापस मुंह नीचे कर लिया। अली की नज़रों में हैरत साफ वाज़े थी।
हाँ ना, देखो तुम मुझसे ज़्यादा बड़े तो नहीं हो, फिर क्यों ऐसा मुंह बनाकर रखते हो जैसे मुंह में कड़वे करेले हों। वफा ने अजीब मजाहिया सा मुंह बनाकर कहा, जिस पर अली की हंसी छूट गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अली ने साफ लहजे में कहा, ये तो आपकी गलत फहमी है कि मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। वैसे 3rd ईयर का रिजल्ट आने वाला है। वफा ने अली से ऐसे कहा जैसे उसको पता ही ना हो। आने वाला है बस, मगर मेरे रिजल्ट से पहले आपका रिजल्ट आएगा। अली ने वफा को अपनी तरफ से जैसे याद दिलाया। मेरा तो अगले हफ्ते में आएगा, उसके बाद आपका आएगा। वफा ने अब अपना पराठा साफ कर लिया था और जैसे ही उसकी नज़रें अली के पराठे पर जाने लगीं, पता नहीं कहाँ से मिजाब बेगम नाजिल हो गई। अली, उसकी बातों में नहीं आओ बेटा, ये तुम्हें बातों में लगा रही है और साथ साथ तुम्हारे पराठे से इंसाफ भी करना चाह रही है। मिजाब बेगम ने वफा के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, जो कि अब अली की प्लेट की तरफ गामजन था। वफा ने माँ की तरफ बेचारा सा मुँह बना के देखा, जैसे कह रही हो कि अभी इसने खाया ही क्या है। मिजाब बेगम ने बेटी का मुंह देखा और हंसते हुए उसके और अली के आगे पराठों से भरी प्लेट रख दी। और फिर बातों का वो सिलसिला तीनों के दरमियान शुरू हुआ जो काफ़ी घंटों बाद ही ख़त्म हुआ। और शायद ये सिलसिला ख़त्म ना होता अगर अली के पास ऑफिस से अर्जेंट कॉल ना आती। अली के जाने के बाद मिजाब बेगम ने वफा से कहा, देखा वफा, अली कितना अच्छा बच्चा है। शायद इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं उसको समझती थी। वफा ने कुछ सोचते हुए कहा, यह वफा और अली की पहली मुलाकात थी जिसमें वफा की पहली बार अली के लिए ख्यालात बदले थे, वरना वफा इतने महीनों से उसका नाम तक सुनना गवारा नहीं करती थी। मामा बाबा, माहीन मेरा रिजल्ट आने वाला है। बस 5 मिनट बाद वफा लैपटॉप ऑन किए बैठी थी और बार बार रिजल्ट वाली वेबसाइट देख रही थी। अब वफा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1 2 3 4 5। वफा आंखें बंद किए गिनती गिन रही थी। 5 के बाद जब उसने लैपटॉप की स्क्रीन को देखा तो आंखें बंद करना ही भूल गई। वफा बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मिजाब बेगम ने वफा का कंधा जोर से हिलाकर कहा। जवाब में वफा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बारी बारी सबको देखा और बेयकीनी से स्क्रीन का रुख उस तरफ कर दिया जहां मिजाब बेगम, इकबाल साहब और माहीन बेचैनी से वफा के जवाब के मुंतजिर थे। यार ये आज तुझे हुआ क्या है, किसके लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अहमद अली से बार बार लड़ लड़ के पूछ रहा था, मगर अली कोई जवाब देने के बजाय बस कार ड्राइव कर रहा था। अली बता दे यार, कहाँ लेके जा रहा है? अली की तरफ से एक बार फिर जवाब मौसूल ना हुआ। ओ मेरे यार, कहीं तो मुझे किडनैप तो नहीं करने वाला? अब के अली ने अहमद को घूर के देखा तो बहुत बोलता है, तुझे कहीं किडनैप करके नहीं लेकर जा रहा हूँ मैं, और वैसे भी मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं तुझ जैसे झचोरे इंसान को किडनैप करूँ। अली ने कार शहर के सबसे बड़े मॉल के आगे रोकी। चल उतर, अब अंदर नहीं जाना, अली ने अहमद को घुरते हुए कहा, जो कि हैरत के समंदर में गोताखोरी कर रहा था। तेरी तबीयत तो ठीक है? अहमद ने गाड़ी में बैठे हुए हैरत से कहा। क्यों, क्या हुआ मुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अली ने अनजान बनते कहा। क्या हुआ? तूने कभी शॉपिंग की है खुद, जो आज मॉल लेकर आया है? अहमद ने अली को घुरकर कहा। क्या मतलब है? कभी करता नहीं हो तो क्या कभी करूँगा भी नहीं? अली ने चोर होते हुए लहजे में जवाब दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अहमद पिछले कई महीनों से अली के बदले हुए रंग ढंग देख रहा था, मगर आज तो अली ने हैरानी कर दिया था। आज तक ईद पर भी उसी तरह खुशी खुशी शॉपिंग करने नहीं गया था। अली और अहमद बचपन के दोस्त थे और अहमद को याद था कि वो हमेशा अली को किसी बहुत ख़ास मौका पर ज़ोर ज़बरदस्ती ही लेकर आता था और अली हमेशा ही मुंह बनाकर चलता था। ऐसा महसूस होता था कि अली को शॉपिंग से एलर्जी हो, और आज अली खुद बगैर किसी इवेंट के अली उसको शॉपिंग पे ले आया था। तू चल रहा है या मैं खुद ही शॉपिंग करके आ जाऊँ? अली ने अपनी तरफ से अहमद को धमकी दी। बढ़ाया, मुझे धमकाने वाला, जा जाके कर ले अकेले अगर हिम्मत है तो। अहमद भी फिर अहमद ही था, वो अच्छी तरह से जानता था अली अकेले नहीं जाने वाला। भाई मेरे चलना नहीं है, वैसे भी हमें कुछ पता नहीं है लेडीज़ शॉपिंग का, ऑलरेडी देर हो जाएगी। अली अब इल्तिजा कर रहा था। लेडीज़ शॉपिंग और तू? अहमद को अंदाज़ा तो था, मगर अली के मुंह से सुनना चाह रहा था कि किसके लिए की जा रही है ये शॉपिंग। हाँ क्यों, मैं नहीं कर सकता, अली ने मुंह बनाकर कहा। नहीं कर सकते हो, आपको इजाज़त है करने की, मगर जनाब अली किसके लिए, ये तो मैं पूछ सकता हूँ। अहमद ने आंखों में मस्ती लिए पूछा। तो सब जानता है मगर फिर भी पूछ रहा है। अली को बेचैनी हो रही थी, वो जल्दी से उसके लिए गिफ्ट लेना चाहता था। हाँ तू एक दफ़ा अपने मुंह मुबारक से उसका नाम भी बता दे। अहमद ने आज अली को तंग करने की कसम खाई हुई थी। वफ़ा के लिए लेना है मुझे गिफ्ट, अली ने वफ़ा के तसव्वुर करते हुए कहा। क्यों, आज उसका बर्थडे है? अहमद ने अली का मजाक उड़ाते पूछा। नहीं, आज उसका रिजल्ट आने वाला है, अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चली चली फिर मैं चली चली, चली इश्क की हवा चली। अहमद भरपूर अंदाज में गाना गाकर अली को छेड़ रहा था। बस कर दे चल अब, अली ने घूरते हुए कहा। कैसा ये इश्क है? अहमद गाड़ी से उतरकर भी अली को छेड़ने में मगन था। पूरी शॉपिंग के दौरान अहमद अली को छेड़ता रहा और अली बस उसको घूरता ही रहा। दोनों ने मिलकर सेल्स गर्ल्स की मदद से शॉपिंग की थी। यार वो सेल्स गर्ल इतनी अच्छी है ना, मुझे लेडीज़ शॉपिंग की बड़ी पहचान हो गई है। अब
अगली बार भी मुझे ही लेके जाना शॉपिंग पर। अहमद ने अली को एक बार फिर तंग किया। अगली बार भी तेरे साथ नहीं आने वाला। अली ने अहमद को देखते हुए गुस्से से कहा, हाँ भाई, मुझ गरीब के साथ क्यों आएगा तू? आना अपनी मिसेज के साथ। अहमद ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा और फिर दोनों हंसे हुए गाड़ी में बैठ गए। वफा सब एक दूसरे को खाली आंखों से देख रहे थे। हाय मामा बाबा, ये सच है। सबसे पहले माहीन में कुछ बोलने की हिम्मत हुई। हाँ यही सच है। मिजाब बेगम ने वफा की तरफ वालाहाना अंदाज में बढ़ते हुए कहा, मामा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है स्क्रीन पर? अब की बार मिजाब बेगम के बेइंतहा प्यार करने पर वफा का सत्ता टूटा। बेटा जानी, आपका A1 ग्रेड बना है और आप सुबह के टॉप 10 A1 ग्रेड्स में शामिल हो। इकबाल साहब ने वफा का कंधा हिलाकर कहा। सच्ची? वफा को जैसे यकीन ही ना आया हो। अगले 2 घंटे तक वफा को यकीन दिलाना पड़ा। ये शॉपिंग तुमने की है? आसिया बेगम पर मानो हैरत के पहाड़ी टूट पड़े थे। वो बेयकीनी से अली से बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी और अली भी बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से एक ये बात बार बार दोहराई जा रहा था। मामला मैं मॉल के आगे से गुजर रहा था तो सोचा आपका काम आसान कर दूं। अली ने वही पुराना जुमला दोहरा दिया। अच्छा, आपने आज से पहले तो कभी शॉपिंग की ही नहीं, आज आपको ये ख्याल भी आ गया? आसिया बेगम बस अली का बदले हुए रवैये पर हैरान थी। मामा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपका ख्याल नहीं रखता। अली ने अब फ़ौरन बात का रुख बदल दिया। नहीं, मेरा बेटा तो बहुत ख्याल रखता है सबका। आसिया बेगम ने बेटे को प्यार करते हुए कहा और सारे बैग्स ले गई जिनमें वफा के लिए गिफ्ट पेपर में पैक गिफ्ट मौजूद थे। मामा आप तैयार हो गई? अली बेचैनी से बार बार आसिया बेगम के कमरे के चक्कर लगा रहा था। अरे हो गई हूँ बाबा। आसिया बेगम अली को कोई 5वीं या 10वीं आवाज़ पर अपनी साड़ी का पल्लू सेट करते हुए बाहर आईं। चलें, अली ने माँ का जायज़ा लेते हुए कहा। रेड कलर की फुल साड़ी जिसके बॉर्डर पर ब्लैक कलर की कढ़ाई का काम था, आसिया बेगम की शख्सियत को 4 चांद लगा रहे थे। जी चलें। सुंबल तैयार हो गई? आसिया बेगम मसरूफ़ थी अपनी साड़ी के पल्लू के साथ। जी, वो और मैं कब से आपका वेट कर रहे हैं। अली आसिया बेगम को बताते हुए नीचे चला गया और फिर तीनों अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। आज वफा के रिज़ल्ट आने की वजह से इकबाल साहब ने वफा के तमाम दोस्तों में सिर्फ हानिया शामिल थी को ख़ास इनवाइट किया था। उस पार्टी में उन्होंने अपनी और मिजाब बेगम के फ्रेंड्स को भी मदऊ किया था। पार्टी इकबाल साहब के फार्म हाउस में रखी गई थी जो कि शहर से दूर एक पुरफिज़ा मकाम पर वाक़ था और घर से बहुत दूर भी था। वफा बेटा आप तैयार हो? मिजाब बेगम वफा के कमरे में वफा को देखने आई क्योंकि पार्टी का टाइम हो रहा था और बाकी सब तैयार हो गए थे सिवाय वफा के। जी मामा बस आई, वफा ने अपनी सैंडल का स्टेप लगाते हुए कहा और कमरे से बाहर लॉन्च की तरफ बढ़ी जहां सब उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। मामा बाबा मैं रेडी हूँ, वफा स्टाइल से खड़े होते हुए बोली। सबने एक साथ वफा की तरफ देखा और देखते ही रह गए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, इकबाल साहब ने दिल से तारीफ़ की। चलें फिर, इकबाल साहब ने सबकी तरफ पुरजोश होकर पूछा और फिर ये हंसती खेलती फैमिली फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गई। मेहमान आना शुरू हो गए थे। इकबाल साहब अपने दोस्तों में मसरूफ़ थे, मिजाब बेगम अपनी सहेलियों में, जबकि माहिन साहिबा अपनी ही दुनिया में मगन थी। और सुनहानी आज पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगी। वफा ने अपना जूस का आधा भरा हुआ ग्लास काउंटर पर रखते हानिया से पूछा। नेकी और पूछ क्यों नहीं? हानिया ने वफा की ऑफ़र को शौक से कबूल किया। मगर तेरे पास गाड़ी कहाँ से आ गई? कुछ सोचकर हानिया ने वफा से पूछा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वफा ने कुछ सोचते हुए कहा। ए वफा कोई तुझे मजनू की तरह देख रहा है, हानिया ने एक लड़के की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहा। किसकी इतनी हिम्मत? वफा की ये कह के पलटी और निगाहें उस शख्स की तरफ उठ गईं और पलटना ही भूल गईं। ब्लैक पैंट शर्ट, हाथ में रोलेक्स वॉच, ब्रांडेड शूज़, भूरी कातिल आंखें, ऊपर से उसका एटीट्यूड, उफ, किसी महल का शहजादा लग रहा था। वफा ने आज हानिया के गौर करवाने पर अली को पहली दफ़ा देखा था। आज उसे अली वो अली नहीं लग रहा था जो उसके घर आता था, या वो अली बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जिससे वफा खार खाती थी। उसे तो वो आज कोई और ही लगा। मिस कहाँ खो गई? हानिया ने वफा की आंखों के सामने खड़े होते हुए ज़ोर से कहा। कहीं नहीं, वफा ने चोर आंखें लिए कहा। कौन है वो? तुम जानती हो ना उसे? हानिया ने कभी अली को देखा नहीं था, बस वफा के मुंह से उसकी बुराई सुनने को मिली थी। अरे यही तो अली शाह है, वफा ने अपने शमशीर निगाहों को घूमते हुए बताया। वफा को बखूबी इस बात का अंदाज़ा था कि कोई और भी उसको अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए है। अरे वफा बेटा आप यहाँ हो, आंटी देखो आपके लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आई हैं। मिजाब बेगम कहते साथ ही वफा को वहाँ से ले गई जहाँ आसिया और कुछ सहेलियाँ और भी मौजूद थीं। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, एक खातून ने वफा को देखकर मिजाब बेगम से कहा। जी बिल्कुल माशाल्लाह, हमारी बच्ची है भी बहुत प्यारी। आसिया बेगम ने भी तारीफ़ की। वफा बेटा ये आपका गिफ्ट। आसिया बेगम ने 4-5 गिफ्ट पेपर से सजे गिफ्ट वफा की तरफ एक एक करके बढ़ाए। इतने सारे? आंटी इसकी क्या ज़रूरत थी, आपने ख्वामखा जहमत की। वफा गिफ्ट पकड़ते हुए कहने लगी। ये गिफ्ट मैं लेकर नहीं आई हूँ और ना ही मैंने खुलकर देखे हैं, ये सब अली शाह लाए थे। आसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए बताया। अली शाह लाए थे तो
वफा की नज़र दूर खड़े अली शाह पर पड़ी, जो इकबाल साहब से मुस्कुराते हुए महवे गुफ्तगू था, और फिर उसने अपना जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। पार्टी खैर खैरियत से अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी। सब मेहमान अपने अपने घरों को जा रहे थे। बाबा, मैं हानिया को ड्राइवर के साथ जाके उसके घर छोड़ाऊँ? वफा ने इकबाल साहब से इल्तजाई नज़रों से देखते हुए पूछा। इकबाल साहब के दिल ने इजाज़त तो नहीं दी थी, मगर फिर वफा की इल्तजाई निगाहों की वजह से हाँ कर दी। चली जाओ, मगर जल्दी वापस आना। और फिर बाहर आकर वफा ने ड्राइवर को छुट्टी दी और ख़ुद गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई। अली जैसे ही पार्टी में दाखिल हुआ, उसकी नज़रें बस वफा की मतलाशी थीं। थोड़ी देर बाद वो जालिम नज़र आई। उसको देखने के बाद अली शायद खुद को भी भूल चुका था। सफ़ेद और नीले रंग की मैक्सी जो बार बार ज़मीन से लग रही थी, हल्का मेकअप, सफ़ेद नाजुक ज्वेलरी, बालों को आगे की तरफ मोड़कर बड़ी नफासत से बनाए हुए थे और बाकी बालों को खुला छोड़ा था, और उन सब पर भारी उसकी वो शैतान आँखें। अली के दिल ने एक बीट मिस की। उसे अभी किसी को कुछ पता नहीं था। मुझे बताना है उसको कि उसकी मुस्कुराहट पर मैं दुनिया वार सकता हूँ, उसकी एक आहट पर मैं जीवन हार सकता हूँ। मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे इश्क है उससे। अजीब पागल सी लड़की है, मुझे बताना है उसको। क्या सोचा जा रहा है बरखुरदार? इकबाल साहब की धप लगाने पर अली वापस होशो हवास की दुनिया में दाखिल हुआ, और भी पूरी पार्टी के दौरान अली वक्फे वक्फे से वफा को चोर नज़रों से देखता रहा। पार्टी ख़त्म होने से पहले ही अली के पास इब्रार साहब की कॉल आ गई थी, और उन्होंने किसी अर्जेंट काम से अली को वापस बुला लिया था। मामा पापा की कॉल आई थी, कोई काम है, आप ड्राइवर के साथ घर चली जाइएगा। अली ने आसिया बेगम को बताया। नज़रें वफा को ढूंढ रही थी, मगर वो नज़र नहीं आई, और फिर अली वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। वफा, गाड़ी देखकर चलाओ। हानिया वफा के साथ आ तो गई थी, मगर अब उसकी वफा की ड्राइविंग देखकर डर लग रहा था। आई लव स्पीड, वफा ने हंसते हुए कहा, और फिर स्पीड और तेज़ कर दी। गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि एक गाड़ी को वफा ने बहुत ज़ोर से ठोक दिया। अभी ये क्या किया तूने? हानिया ने वफा को घूरते हुए कहा। अब तो हो गया ना, अब आगे बता क्या करूं? वफा ने उस गाड़ी में से पुलिस वालों को उतरते हुए देखते हुए कहा। मैं तो चली यहाँ से रिक्शा लेकर सीधा अपने घर। तू खुद निपट इन पुलिस वालों से, तुझे ठोकने के लिए भी पुलिस की ही गाड़ी मिली। हानिया ने वफा को मलामती नज़रों से घूरते हुए कहा। हाँ ऐसा कर, तू निकल, वैसे भी गाड़ी तो मेरी है, मैं देख लूँगी, बस ये बात बाबा तक ना पहुँच जाए। वफा ने फिक्रमंदी से कहा, क्योंकि इकबाल साहब तक अगर ये बात पहुँच गई तो वो सख्त नाराज़ होंगे। हानिया गाड़ी से निकलकर जा चुकी थी, और पुलिस वाले भी वफा की तरफ आ चुके थे। बाहर आओ। उनमें से एक पुलिस वाले ने वफा की गाड़ी का शीशा बजाते कहा। जी। वफा गाड़ी से उतरी, मगर उसको डर के मारे अब ठंडे पसीने आने लगे थे। आपने ये गाड़ी ठोक दी, अपने कागजात दिखाइए और गाड़ी की चाबी ने। वही पुलिस वाला वफा से इंतहाई गुस्से में बात कर रहा था। जी मेरे पास नहीं है, वफा ने डरते डरते बताया। क्यों नहीं है? आप जानती हैं आपने किसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया? दरअसल मैं 17 साल की हूँ, इस वजह से मेरे कागजात नहीं हैं। वफा ने अब हिम्मत करते हुए इस पुलिस वाले को असल बात बताई, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसने किसकी गाड़ी को ठोका, मगर एक बात का अंदाज़ा था वफा को, वो जिसकी भी गाड़ी थी बहुत कोई पहुंचा हुआ इंसान था। एक के पीछे एक गाड़ी जिसमें पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। वफा जानती थी कि अब कुछ भी हो जाए ये बात बाबा तक ज़रूर जाएगी, क्योंकि अब इस मसले को कोई बारोब और असरसोख शख्सियत ही सुलझा सकती है। प्लीज़ ये बात बाबा तक ना जाए और कोई फरिश्ता आ जाए मेरी मदद को। वफा अब दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी, और यही शायद दुआओं की कबूलियत का वक्त था। ब्लैक मर्सिडीज़ आकर रुकी, जिसमें से एक लड़का निकलकर बाहर आया। कुछ अंधेरा था जिसकी वजह से वफा को उसका चेहरा नहीं देख सकी, मगर वो कोई जाना पहचाना लग रहा था। उसको देखकर वफा की रुकती सांसें बहाल हुई, मगर अगले ही लम्हे उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जिसके आते ही वफा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। यासिर अपने चारों दोस्तों के साथ बैठा था। सब दोस्त हल्ला गुल्ला कर रहे थे सवाए यासिर के। उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। यासिर के ये दोस्त यासिर की ही तरह थे, बिल्कुल आवारा। क्या हुआ है भाई, कौन सी दुनिया में गुम है? यासिर के एक दोस्त हमजा ने फिक्रमंदी से कहा। अबे छोड़, तुझे पता नहीं है आजकल कौन सी दुनिया में गुम रहता है ये। दूसरे दोस्त शमशेर ने गोया यासिर का मजाक उड़ाया और हंसने लगा, जिस पर बाकी के दोस्त भी एक साथ ही हंस पड़े। तो देखना वफा सिर्फ मेरी होगी और उसे उस दिन वाले थप्पड़ की सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। यासिर ने एकदम से उठकर शमशेर का गिरबान पकड़कर कहर बरसाती आंखें लिए कहा। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, शमशेर ने हैरानगी से कहा, जबकि बाकी के दोस्तों ने यासिर से उसका गिरबान छुड़वाया। इस वफा को तो मैं हासिल करके ही लूँगा। यासिर उस्मानी ने इश्क हासिल करने के लिए किया था, जिसको अब उसने मेरी ज़िद बना दिया, और आज तक ऐसी कोई ज़िद नहीं रही जो यासिर उस्मानी की पूरी ना हुई हो। यासिर ने मगरूराना अंदाज में कहा। तो करने क्या चाह रहा है उसके साथ? सब यासिर के इरादों से डर गए थे। बताता हूँ। यासिर ने शमशेर और हमजा समेत बाकी दो की अजीब सी शातराना अंदाज में मुस्कुराते देखकर कहा। आज रात में ही वफा के वालिद ने वफा के रिज़ल्ट की खुशी में एक पार्टी अरेंज की है। यासिर ने सबको समझाते हुए कहा। की होगी तो हमें क्या इससे? हमजा ने ना समझने वाले अंदाज में कहा। मेरे पास एक प्लान है, आज ही वफा को उसकी गलती का एहसास दिलाना है मुझे, और बर्दाश्त नहीं होता। यासिर
खुशियाना होते हुए बोला, प्लान क्या है? सबने बारी बारी पूछा। सुनो, आज रात में ही जब पार्टी खत्म हो रही होगी। और फिर यासिर ने अपना भयानक प्लान चारों को बताया और सबका किरदार बताए कि किसको क्या काम सर अंजाम देना है। मछली जाल में फंस गई है, आगे कोई हुक्म? यासिर ने अपनी कार की बैक मिरर से वफा को पुलिस वाले के साथ खड़े देखकर शातराना अंदाज में मुस्कुराते कहा, गेम शुरू होता है अब। दूसरी तरफ फातिहाना अंदाज में कहा गया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। उसका तो बंदोबस्त आज करना ही होगा। यासिर ने सारा प्लान दिमाग में दोहराते हुए सोचा और एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। वफा ने धड़कते दिल के साथ आने वाले शख्स को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अली शाह था। इतने महीनों में पहली बार वफा को अली शाह जहमत नहीं बल्कि रहमत लगा था। क्या हुआ ऑफिसर? अली ने आते ही एक नज़र वफा पर डाली और पुलिस वाले से करखत लहजे में पूछा, कुछ खास नहीं। ये मोहतरमा आपकी कुछ लगती हैं? पुलिस तो फिर पुलिस ही थी। अली के इस तरह सुनसान सड़क पर इस अंधेरी रात में रुकने की वजह शायद समझ चुकी थी। जी कोई मसला है? अली का लहजा हनूज वैसा ही था। इन मोहतरमा ने हमारे साहब की गाड़ी पर मारा है। पुलिस वाले ने गाड़ी की तरफ इशारा करते बताया। गलती हो गई होगी। अब आप क्या चाहते हैं? अली सीधा मुद्दे की बात पर आया। हम जो चाहते हैं वो वफा इकबाल नहीं चाहती। एक पुरकशिश आवाज़ में किसी ने मुदाखलत की थी और वो आवाज़ उसी गाड़ी की सिम से आई थी जिसको वफा ने अपनी गाड़ी से ठोका था। किसी ने गाड़ी में से उतरते हुए कहा। सबने बारी बारी आवाज़ की सिमत में देखा। यासिर उस्मानी। वफा को पहचानने में देर नहीं लगी थी कि वो कोई और नहीं बल्कि यासिर उस्मानी ही है। सही पहचाना, मुझे मालूम था। इतनी जल्दी नहीं भूलोगी मुझे, यासिर ने तो मुस्कुराना अंदाज में कहा और वफा और अली के सामने आके खड़ा हो गया। यासिर बस वफा को घूर रहा था जबकि वफा भी उसको गुस्से से घूर रही थी और अली ये सब कार्रवाई देख रहा था। अली ने चंद लम्हे वफा की आंखों में देखा। उसको सारी बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि वफा ने यासिर की मौजूदगी को सख्त नापसंद किया था, चाहे बात कुछ भी हो। लुक मिस्टर, अभी हमें क्या करना होगा आप सिर्फ वो बताएं, हमें देर हो रही है। अली ने यासिर से साफ रुखे अंदाज में कहा, क्योंकि अली को यासिर एक आंख नहीं भाया था। मैं तुम्हें कैसे भूल गया? तुम वही हो ना जिसका तज़किरा आजकल वफा बहुत करती है। यासिर ने अली को चुभती हुई नज़रों से देखते हुए कहा, जबकि अली सिर्फ उसे गुस्से से ही देख रहा था। मगर उसकी बात सुनकर अली को कुछ हुआ था, ना जाने कैसा एहसास था। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, अली शाह। यासिर अली के बारे में पूरी मालूमात रखता था मगर फिर भी अली का नाम भूलने की भरपूर अदाकारी की और अली शाह पर बहुत जोर देकर कहा था, अपने काम से काम रखो। अली ने यासिर की आंखों में आंखें डालकर कहा, जानते हो वफा से जुड़ी हर चीज़ मेरी ही जिम्मेदारी है। यासिर ने अली की शर्ट के बटन को हाथों से उंगलियों से छूते हुए कहा, वफा का नाम भी मत लो अपने मुँह से। अली ने अपना गुस्सा जब्त करते हाथों को अपने काबू में करते हुए कहा, अच्छा मैं तो लूँगा, बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा वफा से और क्या कर लोगे तुम? यासिर ने अली को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर अली का गुस्सा अपने अरूज पर था। अली मेरा कौन है और वो क्या कर सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है इसे। वो इज़्ज़त करना जानता है जो तुमसे नहीं होती किसी की, और मेरे लिए यही काफ़ी है। वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी आवारा और बदमाश नहीं है, समझे तुम? वफा की आवाज़ काफ़ी देर बाद सबकी समातों तक आई। वो बहुत देर से यासिर की बकवास को बर्दाश्त कर रही थी। अली को तो आज हैरत का झटका लगा था। वो खुद को किसी और ही दुनिया में तसव्वुर कर रहा था। अली वापस असल दुनिया में जब आया, जब उसे महसूस हुआ कि यासिर मुसलसल वफा को घूरे जा रहा है। चलो यहाँ से। अली ने गुस्से में वफा का हाथ थामा और अपनी ब्लैक मर्सिडीज की तरफ रवाना हुआ। यासिर की आंखों के सामने अली का वफा का हाथ पकड़ना और ऊपर से सितम वफा की रजामंदी ने किया। यासिर गुस्से से आग बगोला होता इन दोनों को जाता देख रहा था। ये मुमकिन नहीं है, वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकती। अली शाह। यासिर उस्मानी ने आनन फानन अपनी पिस्टल निकालकर निशाना लेते हुए अली शाह को ज़ोर से पुकार के कहा। वफा और अली ने साथ मुड़कर पीछे खड़े यासिर की तरफ देखा। बस उनका देखना था। माहौल में दो गोलियों की आवाज़ एक साथ गूंजी। वफा के बस एक ही आवाज़ निकली थी हलक से, और बस वो अपने सामने जैसे कोई मंजर देख ही नहीं पा रही थी। वो खून था जिसने उसके कपड़े भगो दिए थे। सर, ये क्या किया आपने? चले यहाँ से जल्दी, इससे पहले कोई आपको यहाँ देखे। एक पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती यासिर को गाड़ी में बिठाते कहा और सारी गाड़ियाँ जुन करके चली गईं। अब इस सुनसान सड़क पर दो नफूस मौजूद थे। खून में लथपथ वजूद को कोई फटी फटी हैरान आंखों से देख रहा था। अली नहीं आया अभी तक? इब्रार साहब ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। नहीं, आसिया बेगम ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, हालांकि काम तो अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। इब्रार साहब ने अब थोड़ी फिक्रमंदी से कहा। फ़ोन कर लें आप? आसिया बेगम ने इब्रार साहब को मशवरा दिया क्योंकि वो जानती थी कि इब्रार उन लोगों से मोहब्बत तो बहुत करते हैं मगर वक्त की कमी और कारोबारी भाग दौड़ ने कभी इजहार का मौका नहीं दिया था। कह तो आप सही रही हैं, इब्रार साहब ने फ़ौरन मशवरे पर अमल करते हुए कहा। इब्रार साहब मुसलसल फ़ोन कर रहे थे मगर दूसरी तरफ से जवाब मौसूल नहीं हो रहा था, लिहाजा उन्होंने फ़ोन बंद करके साइड टेबल पर रखा। क्या हुआ? अली ने फ़ोन नहीं उठाया? आसिया बेगम ने बेड की दूसरी तरफ बैठते पूछा। नहीं, कहीं मसरूफ़ होगा, आ जाएगा जल्दी, समझदार है। अली शाह बहुत।
ابرار صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس بات سے انجان کہ اب علی شاہ کبھی واپس نہیں آ پائے گا۔ علی، وفا نے زور سے علی کو پکارا تھا۔ یاسر نے علی کے سینے میں 2 گولیاں ماری تھیں اور وفا کو یہ منظر سمجھنے میں بہت دیر لگی تھی۔ وفا علی کے خون میں بچھڑے وجود کو چھوتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی۔ وفا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے علی کو ہسپتال لے کے گئی، بس اتنا پتا تھا کہ اس نے ایمبولینس کو کال کی تھی اور اب وہ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں حواس باختہ سی کھڑی تھی۔ مس، آپ پیشنٹ کی کون ہیں؟ ایک نرس وفا کے پاس آئی اور وفا سے سوال کیا۔ مس، نرس بار بار سوالات کر رہی تھی مگر وفا کسی بھی سوال کے جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس وہی ایک منظر بار بار کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ارے، پیشنٹ کے فون سے اس کے گھر والوں کو کال کریں اور ہسپتال بلوا لیں، کسی دوسری نرس نے مشورہ دیا تھا۔ ہاں، یہ پولیس کیس ہے، ہم اس طرح ڈیل نہیں کر سکتے۔ وفا کے کانوں میں بس سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جلد سے جلد بلوا لیں، ڈاکٹر نے جلدی میں کہا تھا اور واپس علی کی طرف چلے گئے۔ اقبال صاحب، آپ کو ضرورت کیا تھی؟ وفا کو کار لے جا کے دینے کی منع کر دیتے، کتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک نہیں آئی۔ مزاح بیگم کا دل بار بار ہچکولے کھا رہا تھا۔ بیگم، میں نے اکیلے کار لے جانے کا نہیں کہا تھا، ڈرائیور کے ساتھ جانے کو کہا تھا۔ اقبال صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے بیگم کے سامنے اپنی صفائی پیش کی۔ آپ کو معلوم ہے نا، آج کل اس کی ایک ہی ضد چل رہی ہے، ڈرائیونگ اور بس ڈرائیونگ۔ مزاح بیگم نے شوہر کو گھورتی نظروں سے باور کروایا۔ فون بھی تو نہیں اٹھا رہی محترمہ، اقبال صاحب نے شکایتی انداز میں کہا۔ اتنے میں اقبال صاحب کے فون کی گھنٹی بجی۔ لیں، اسی کا فون ہوگا، مزاح بیگم نے مشتاق لہجے میں کہا۔ کیا؟ اقبال صاحب نے زور سے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ فون سننے کے بعد اقبال صاحب نے صدمہ زدہ آنکھیں لیے بیگم کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں پہلے ہی بہت سے سوالات تھے۔ ہمیں ابھی کے ابھی ہسپتال جانا ہے، جلدی کریں۔ اقبال صاحب نے لمحے بھر کی بھی تاخیر گوارا نہیں کی تھی۔ ہوا کیا ہے، کچھ تو بتائیں، وفا تو ٹھیک ہے نا؟ مزاح بیگم نے تقریباً روتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ وہ اندر سے وفا کو لے کر ڈری ہوئی تھیں۔ وفا کو ہمارے بہت ضرورت ہے اس وقت، اقبال صاحب نے بس اتنا کہا اور بیگم کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اقبال صاحب نے فون سننے کے بعد فوراً ابرار صاحب سے رابطہ کیا تھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ آج دونوں گھروں میں طوفان مکمل طور پر براجمان تھا، ایسا طوفان جو اپنے پیچھے انتہا سے زیادہ بربادی ہی بربادی چھوڑے گا۔ آج ان گھروں میں صفے ماتم بچھنے والا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو ڈاکٹر؟ ابرار صاحب نے بے چینی سے ڈاکٹرز کی طرف لپکتے ہوئے پوچھا۔ ابرار صاحب اور اقبال صاحب کی فیملی کو ہسپتال پہنچے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے، پیشنٹ کی حالت بہت سیریس ہے، اگر آپ کی اتنی پہنچ نہیں ہوتی اور وہ آپ کے بیٹے نہ ہوتے تو یہ پولیس کیس تھا، ہم کبھی اس کیس کو ہاتھ نہ لگاتے، ڈاکٹر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، جیسے احسان کر رہا ہو۔ پلیز ڈاکٹر بتائیں میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ آسیہ بیگم کے آنسوؤں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ دونوں پلیز میرے روم میں آئیں۔ ڈاکٹر نے ایک دکھی نظر اس ماں پر ڈالی جس کا غم اب شدید ہونے والا تھا اور وہ یہ خبر ان کے سامنے نہیں بتانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ابرار اور اقبال صاحب کو اپنے روم میں بلوا لیا۔ دونوں ڈاکٹر ان کے پیچھے ہی ان کے روم میں داخل ہوئے۔ آرام سے بیٹھ کر تسلی سے میری بات سنیں، ڈاکٹر صاحب نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی نارمل کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا علی شاہ کو؟ ابرار صاحب نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، پیشنٹ کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کا فوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ تو آپریشن کے بعد تو ٹھیک ہو جائے گا نا میرا بیٹا؟ ابرار صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے لہجے سے اطمینان نہیں ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو گولیاں سینے پر دل کے بہت قریب لگی ہیں اور آپریشن ہونے کے بعد ہوش آنے پر بھی ہم اس کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے پوری بات تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور آپریشن کرنے کی اجازت چاہی کیونکہ اس آپریشن میں خطرہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ سن کر ابرار صاحب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ انہوں نے اقبال صاحب کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی ان کی طرف تسلی اور ہمدردانہ آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اب علی شاہ چند ہی گھنٹوں کا مہمان ہے، ڈاکٹر صاحب نے مزید بات بتائی، تاکہ یہ لوگ آپریشن کرنے کا فیصلہ جلد از جلد کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کی تیاری کریں پلیز، اقبال صاحب نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا اور ابرار صاحب کو تسلی دیتے کمرے سے لے گئے۔ باہر موجود تمام نفوس نے پوچھا کہ کیا ہوا، پر دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ بتا سکیں۔ اب علی چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ وفا نے جب سے وہ منظر دیکھا تھا جب سے ہی بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی، وہ کیا بتاتی کہ یہ سب کیا ہوا ہے، اور نہ ہی ابھی تک علی کی حالت کو دیکھتے کسی نے پوچھا تھا۔ علی کا آپریشن ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور اب اسے ICU میں آبزرویشن پر رکھا ہوا تھا۔ یہ وقت دونوں فیملیوں پر بھاری تھا۔ آسیہ بیگم بار بار روتی ہوئی ICU کے دروازے تک جاتی اور علی شاہ کو دنیا جہاں سے بیگانہ ہسپتال کے بستر پر پٹیوں سے جکڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے بیٹے کے ساتھ ہی کیوں؟ آسیہ بیگم نے ICU کے دروازے میں موجود کھڑکی میں سے علی شاہ کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تھا اور اب ان کے رونے میں شدت نمایاں تھی۔
اور وہ مسلسل اپنے رونے کی آواز کا گلا گھونٹ رہی تھی، مگر اب ان کی شدت غم سر چڑھ رہا تھا۔ حوصلہ رکھیں آپ، اللہ سب بہتر کرے گا، مصباح بیگم نے آگے بڑھ کر آسیہ بیگم کو سہارا دے کر بینچ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت ایک علی شاہ نے اپنے سے جڑے ہر محبت کے دعوے دار رشتے کو ہسپتال کی دہلیز پر سوگواری میں لا کھڑا کیا تھا۔ اقبال صاحب بار بار ہسپتال کی کوریڈور میں بے چینی سے کھڑے ابرار صاحب کو دلاسا دیتے۔ ابرار شاہ آج کہیں سے بھی پہلے والے ابرار شاہ نہیں لگ رہے تھے جو ہر گزرتے گھنٹے میں علی شاہ سے شیئر مارکیٹ کا حال پوچھتے تھے، جنہیں ہمیشہ فکر تھی تو بس اپنے کاروبار کی، مگر آج انہیں اپنے کاروبار کی ذرا بھی فکر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سروکار تھا۔ آج انہیں کچھ غم نہیں تھا کہ سنبل گروپ آف کمپنی دن رات کتنی ترقی کر رہی ہے، آج انہیں بس اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ علی شاہ کی حالت کا غم تھا، انہیں آج بس اپنے بیٹے کی سلامتی سے سروکار تھا۔ وہ اس شخص کو بھی اپنے بیٹے کی جان کے صدقے معاف کر دینا چاہتے تھے جس کی وجہ سے آج علی شاہ اس حال میں پہنچا تھا۔ احمد بھی ہسپتال پہنچ گیا تھا اور کافی دیر سے وقت کی اس تبدیلی کو احساس نظروں سے دیکھتے ہوئے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے علی کے آپریشن کا کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا اور وہ اس منہ اندھیری رات میں اپنے دوست کی خاطر اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ احمد اور اقبال صاحب مل کر ابرار صاحب کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف رات کے اس پہر میں ہسپتال کے کوریڈور میں ایک بچی اپنے بھائی کے لیے آنسو بہا رہی تھی، زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ مصباح بیگم کبھی سنبل کو تسلی دیتی تو کبھی آسیہ بیگم کو تسلی دیتی، اور اس کے علاوہ ان کے اختیار میں شاید کچھ تھا ہی نہیں۔ اور وفا، وہ تو بس خاموشی سے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی دل ہی دل میں ماتم کر رہی تھی۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ہمیں علی شاہ سے ملنے دیں، ایک باپ نے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ اچھا صرف کوئی ایک مل لیں۔ ابرار صاحب کے لہجے میں ایسا درد تھا کہ وہ انہیں ملنے سے روک نہیں پائے۔ شکریہ ڈاکٹر، یہ کہتے ہوئے وہ آئی سی یو کے دروازے کی طرف لپکے۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتے آسیہ بیگم بیچ میں آ کر راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں۔ مجھے جانا ہے، یہ میری خواہش ہے، پلیز مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے۔ آسیہ بیگم نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا، نہیں آسیہ، آج مجھے میری خواہش پوری کر لینے دو۔ ایک باپ کو مت روکو، دولت کی وجہ سے پہلے ہی میں بہت وقت اکیلے گزار چکا ہوں، اب اور دوریاں نہیں بس۔ ابرار صاحب نے آج دولت کی بندھی کالی پٹی اتار دی تھی اور آسیہ بیگم کی ممتا ابرار صاحب کے جذبے کے آگے کمزور ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو صاف کر دی ایک کونے میں ہو گئی۔ ابرار صاحب نے آئی سی یو کا دروازہ کھولا اور سامنے بیٹے کی حالت دیکھ کر دہل گئے۔ وہ خوبصورت گوری رنگت پر بڑی بڑی شہد سی آنکھوں والا نوجوان زندگی کے فقط 4 گھنٹوں میں کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ آج وہ ہسپتال کے بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ابرار صاحب علی شاہ کے پاس بیٹھے رونے لگے۔ آج ایک باپ کی فریاد تھی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ابرار صاحب کے رونے میں تیزی آتی رہی۔ آج انہیں ملال تھا کہ انہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت دولت جیسی حقیر شے کے پیچھے لٹایا تھا۔ بس وہ رو رو کر زندگی سے آج ایک اور موقع مانگ رہے تھے کہ اپنی اس غلطی کا وہ مداوع کر سکیں، مگر زندگی شاید ہر ایک کو موقع نہیں دیتی۔ ابرار صاحب کے مسلسل رونے سے علی کی بے حس وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے آخری بار آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے باپ کو اپنے لیے روتا دیکھا تھا۔ بابا، علی نے اپنے منہ سے آکسیجن ماسک اتار دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا آخری وقت ہے۔ بیٹا، ڈاکٹر ابرار صاحب نے فوراً ڈاکٹر کو آواز دینی چاہی، جس پر علی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سر نفی میں ہلایا۔ آج میرے بابا میرے پاس ہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، علی نے رک رک کر کہا تھا۔ ابرار صاحب نے علی کے آگے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑ دیے، جن کو علی نے محبت سے نیچے کر دیا۔ تم ٹھیک ہو کر آ جاؤ، تمہاری یہ حالت کرنے والے کو میں نہیں چھوڑوں گا، تم خود اس سے بدلہ لینا، انہوں نے علی کا ہاتھ تھامتے کہا۔ ابرار صاحب کو بیٹے کی آنکھیں کھلی دیکھ اپنا پست ہوتا حوصلہ واپس ملنے لگا تھا۔ نہیں بابا، میری تو یہ آخری ملاقات ہے اور آپ وعدہ کریں کہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ علی نے اپنے باپ کو آج پہلی بار اور آخری بار اپنے اتنے پاس اور اتنی فکر کرتے دیکھا تھا۔ چپ ہو جاؤ علی، پلیز ایسی باتیں مت کرو، ابرار صاحب نے روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ علی کی بات پر ابرار صاحب پوری طرح دہل گئے تھے۔ آج بولنے دے مجھے، یہ میری آخری ملاقات ہے بابا، آپ بدلہ لینے نہیں لگے۔ ہم پہلے ہی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوشیوں سے محروم تھے اور اب اور بدلہ لینے میں زندگی کے بہترین لمحات کو ضائع نہیں کریں گے۔ میرے جانے کے بعد آپ ایک خوشگوار زندگی گزاریے گا، پلیز یہ میری خواہش ہے۔ ماما اور سنبل کو بھرپور وقت دیجیے گا۔ آپ نے آج دیکھ لیا نا، دولت سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ آج تک آپ دولت جمع کرتے آئے ہیں، مگر میرے جانے کے بعد آپ ماما اور سنبل کے لیے اور اپنے لیے خوشیاں جمع کیجیے گا اور خوش رہیے گا، یہ میری آخری خواہش ہے۔ علی بولتے ہوئے رو رہا تھا، مگر آخری جملہ بولتے ہوئے علی کی سانسیں اکھڑ گئی تھیں۔ سانس لینے میں دشواری اب اور بڑھ گئی تھی۔ ابرار صاحب فوراً ڈاکٹر کو بلانے کے لیے آگے بڑھے تھے کہ علی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ وعدہ کریں پلیز، علی نے رکتی سانسوں کے ساتھ اپنا ہاتھ ابرار صاحب کے آگے بڑھایا۔ ہاں بیٹا، میں وعدہ کرتا ہوں، ابرار صاحب نے اجرت میں کہا اور ڈاکٹر کو بلانے لگے۔ علی کا ایک ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا اور ڈاکٹرز علی کی زندگی کے لیے کوشاں تھے کہ جب علی کے وجود نے آخری حرکت دی تھی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہاں چھوڑ کر چلا گیا۔
सब डॉक्टर्स एक लम्हे के लिए रुके थे और फिर एक डॉक्टर हिम्मत करके आगे बढ़े और अली की सांसें चेक की और फिर सहीफे खुश्क हो गए थे, कलम लपेट दिए गए थे और हर एक की तकदीर लिख दी गई। लहद से ही ये कहकर डॉक्टर ने उसकी आंखों हमेशा के लिए बंद कर दी। इब्रार साहब ये सुनते ही ज़मीन पर बैठते चले गए। एक माँ के रोने और बहन की चीखों से पूरा अस्पताल गूंज रहा था और बस उन्हें तसल्लियाँ दी जा रही थीं। पूरी रात यासिर उस्मानी की डगमगाती रही थी। वो यही सोच सोचकर खौफज़दा हो रहा था कि अली का कहीं मर ही ना जाए। वो कितना भी बदतमीज़, आवारा या फ्लर्टी सही, मगर उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी। यासिर बेड के किनारे घुटनों में मुंह दिए बैठा था कि सामने टीवी पर बेआवाज़ चलती ब्रेकिंग न्यूज़ पर पड़ी। मशहूर सुंबल ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑनर इब्रार शाह के साहबजादे अली शाह को किसी ने गोलियों की बौछार कर दी और गोलियों की ताब ना ला सके वो और कल रात इस दुनिया से रुखसत हो गए। एंकर बोल रही थी और यासिर का दिल चाहा कि अभी ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे अपनी गलती पर शिद्दत से निदामत थी, मगर अब क्या हो सकता था, जाने वाला तो चला गया। वो बहुत अच्छी थी, उसे मैंने संभाल कर रखा है। मैंने उसी के साथ ऐसा किया, उसी की खुशियाँ छीन ली। आज उससे जुड़े हर रिश्ते को दुख दे दिया मैंने। यासिर ने तकरीबन रोते हुए वफा के ख्याल में कहा था। अली उसकी खुशी थी। यासिर अपने बालों को नोचते हुए ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कह रहा था। यासिर आज पागल हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसने ये क्या कर दिया है। अपने ही हाथों से अपने गुस्से के आगे मजबूर होकर अपने इश्क की खुशियाँ तबाह कर दी। उसे अपनी ज़िंदगी से नफरत महसूस हो रही थी। अली का सदमा गहरा था। सभी एक दूसरे को दिलासा और तसल्ली दे रहे थे, मगर वही इब्रार साहब की तो जैसे कुव्वत गोयाई ही किसी ने छीन ली हो। अंकल, मैं कफन दफन का इंतज़ाम करता हूँ। अहमद ने काफ़ी देर बाद रंजो गम के आलम में इब्रार साहब का सहारा देकर बिठाया था। इब्रार साहब को तो दुनिया ही बदली हुई लग रही थी। इकबाल साहब और अहमद के दिलासा देने पर वो पहली बार कुछ बोले थे और फिर कुछ देर बाद सबसे मिलवाने के बाद अली की मैयत को सरखाने पहुँचा दिया गया था। सब इंतज़ाम हो गया ना, तैयार होना फिर। अहमद ने मुस्कुराते किसी से फ़ोन पर कहा था। जी बिल्कुल, दूसरी तरफ से जवाब देते हुए हंसने की आवाज़ भी आई थी। लेट्स गो, ये कहता हुआ अहमद मैयत को धकेलता सर्द खाने के दरवाजे से बाहर निकला था। पूरे घर में सफ़ेद चांदियाँ बिछी हुई थीं। अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी। अभी तो उसने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी भी नहीं देखी थी कि वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गया। मैं बहुत ही बदकिस्मत बाप हूँ कि अपने ही जवान बेटे की मैयत उठा रहा हूँ। इब्रार साहब लाउंज के बीचों बीच खड़े अपनी किस्मत को रो रहे थे। इन्हें अफसोस था कि वो अली की ज़िंदगी में खुद को बदल नहीं पाए थे। अली ने खुद मरते हुए इब्रार साहब को जीना सिखा दिया था कि दौलत से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। नहीं बाबा, मेरी तो ये आखिरी मुलाकात है और आप वादा करें किसी से बदला नहीं लेंगे। आज बोलने दे मुझे, हम पहले ही सब कुछ होते हुए भी खुशियों से महरूम थे और अब और बदला लेने में ज़िंदगी की बेहतरीन लम्हात को ज़ाया नहीं करेंगे। मेरे जाने के बाद आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारिएगा, प्लीज़, ये मेरी ख्वाहिश है। मामा और सुंबल को भरपूर वक्त दीजिएगा। आपने आज देख लिया ना, दौलत से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। आज तक आप दौलत जमा करते आए हैं, मगर मेरे जाने के बाद आप मामा और सुंबल के लिए और अपने लिए खुशियाँ जमा करिएगा। इब्रार साहब ने अली के आखिरी अल्फाज याद करके रो रहे थे। ये अल्फाज बार बार इब्रार साहब के कानों में गूंज रहे थे। अंकल, बात सुने। अहमद ने इब्रार साहब के पास जाकर नहायत कन्फ्यूज होते हुए कहा। जी। इब्रार साहब ने अपने आंसू साफ करते जवाब दिया। अंकल, वो एक अली की मैयत। अहमद ने दर्द से अपना जुमला अधूरा ही छोड़ दिया था। क्या हुआ है, साफ साफ बता। इब्रार साहब अहमद की गोल गोल बात से खौफजदा हो रहे थे। अंकल, जिस एम्बुलेंस में अली की मैयत आ रही थी उसके साथ हादसा पेश आ गया है और उस एम्बुलेंस में बुरी तरह आग लग गई है। मौका पर ड्राइवर ने तो अपनी जान बचा ली, मगर आग लगने की वजह से अली की मैयत जल चुकी है और अब शिनाख्त के काबिल भी नहीं है। अहमद ने तकरीबन अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा था। क्या? इब्रार साहब एकदम धाड़े थे। अंकल, हौसला रखें प्लीज़। उसको कफन भी करवा दिया है मैंने। उसका चेहरा देखने के काबिल नहीं था। अहमद ने इब्रार साहब की तफसील से आगाह किया था, जिस पर इब्रार साहब शॉक्ड रह गए थे। आखिर क्या मैं इतना बदनसीब हूँ कि अपने बेटे का आखिरी दीदार तक नहीं कर सकता? इब्रार साहब के आंसू उनकी आंखों से रवां दवां थे। सबको समझा बुझाकर अली की मैयत को ज़ोहर की नमाज के बाद सुपर्दे खाक कर दिया गया। आसिया बेगम, सुंबल सब अली को देखने के लिए मचल रही थीं। इन दोनों को बहुत मुश्किल से मिजाब बेगम ने संभाला था, क्योंकि इब्रार और इकबाल साहब ने मैयत का आखिरी दीदार किया था और वो पहचान ही नहीं आ पा रही थी। कोई कह रहा था कि ये अली की मैयत है। इस हद तक जली हुई थी वो मैयत। इस भयानक रात का राज सिर्फ 3 लोग जानते थे। ये रात कैसी तूफान रात थी, एक ही झटके में सब कुछ ले गई थी। इन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि अब इस सब का क्या अंजाम होगा। बस वो साथ दे रहे थे किसी की खुशी की खातिर। वफ़ा कहाँ है? इकबाल साहब ने खाने की मेज़ पर वफ़ा को मौजूद ना पाकर कहा। 4 दिन हो गए वो अपने कमरे में ही बंद रहना पसंद करती है। मिजाब बेगम ने मेज़ की तरफ बेदिली से कदम बढ़ाते बताया। दुख बहुत होगा उसको, आखिर दोस्त था अली शाह वफ़ा का। इकबाल साहब की आंखों में वाज़े अफसोस था। हमें उसका कुछ हल निकालना होगा, वरना वफ़ा की स्टडीज़ का क्या होगा? मिजाब बेगम ने
درد بھری آنکھوں سے اقبال صاحب کو دیکھتے ہوئے فکرمندی سے کہا، میں کچھ کرتا ہوں، اقبال صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا اور کمرے میں چلے گئے۔ نزار بیگم بس اقبال صاحب کو دیکھتی ہی رہ گئیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ جلدی کیجیے گا، اس سے پہلے کہ وفا کا مستقبل تاریک ہو جائے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بولنا، لکھنا، پڑھنا اور سوچنا سکھا جاتے ہیں، کچھ لوگ چلنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا، اور کچھ لوگ اعتماد کرنا سکھا جاتے ہیں، کچھ لوگ راستہ دکھا جاتے ہیں، کچھ لوگ صبر کرنا سکھا جاتے ہیں تو کچھ لوگ شکر کرنا، کچھ لوگ امید دے جاتے ہیں اور کچھ ہمت، کچھ لوگ خواب دیکھنا اور لوگوں کو انہیں خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ زندگی بھر کے لیے سبق دے جاتے ہیں کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے جس کی ہمیں قدر ہی نہیں، ہم اس انمول زندگی کو بیکار کاموں میں صرف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مرنے والے سے زندگی کی قیمت پوچھے تو اسے یہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنا وقت لگانا بالکل بے مول لگے۔ وفا کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر قالین میں جذب ہو گیا۔ وفا چلتی ہوئی کھڑکی کی جانب واپس اسی پوزیشن میں کھڑی ہو گئی، واپس روز کی طرح جانے والے کے انتظار میں۔ اپریل کے دن بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، جب پھول کھلتے ہیں دل مرجھانے لگتے ہیں، کچھ بچھڑے لوگ یاد آنے لگتے ہیں، یوں تو بھری بہار میں ہر طرف خوشبو ہوتی ہے، دل کو نہ جانے کس کی جستجو ہوتی ہے۔ جب بھی یہ مہکی فضائیں آتی ہیں گزرا وقت یاد دلاتی ہیں، جو ہر طرف گل کھلے ہوتے ہیں، دل میں یادوں کے نشتر چب ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے بہاریں خوشیاں لاتی ہیں، یہ تو اداسیوں سے دامن بھر جاتے ہیں۔ تو لاکھ سمجھ کے تیرے جانے سے کوئی خوش ہوگا یا اس کو کوئی غم نہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کی محبت خاموش ہوتی ہے جس کو وہ چاہ کر بھی دکھا نہیں سکتے یا اظہار نہیں کر سکتے۔ وفا کی سوچوں کا حصار اقبال صاحب کے کمرے میں داخل ہونے سے ٹوٹا تھا، اور پھر وفا نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے کہ کہیں بابا دیکھ نہ لیں۔ بابا آپ اس وقت کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، وفا نے آگے بڑھ کر تابعداری سے کہا۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خود کرنے ہوتے ہیں، اقبال صاحب نے میں نے خیز انداز میں کہا، کیونکہ ان سے وفا کے آنسو پوشیدہ نہیں تھے، جس کے جواب میں وفا صرف انہیں دیکھ کے ہی رہ گئی۔ بیٹا جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، تم بھی اب آگے بڑھو، اقبال صاحب نے وفا کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اب کی بار وفا منہ نیچے کیے بے آواز رو رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف وفا، اقبال صاحب نے پیار سے کہتے وفا کا چہرہ اوپر کیا۔ چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں کی ڈوری لال ہو چکی تھی۔ چپ ہو جاؤ، انہوں نے بلکتی ہوئی وفا کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا، اور وفا کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، بس خاموش۔ اقبال صاحب کے مسلسل وفا کو چپ کروا رہے تھے۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا؟ اقبال صاحب بلا آخر وفا کو چپ کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ نہیں بابا، میں بہادر بالکل بھی نہیں ہوں، وفا نے اپنے آنسو زدہ چہرے کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ بہت بہادر ہو، میں نے آپ کا ایڈمیشن مانچسٹر کے ایک بڑی یونیورسٹی میں کروا دیا ہے، آپ وہیں پڑھنا چاہتی تھی نا؟ اقبال صاحب نے اپنی طرف سے وفا کو بہت بڑی خوشخبری دی تھی۔ اقبال صاحب جانتے تھے کہ وفا کا خواب تھا کہ مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھنا، وہ کبھی وفا کو اتنی دور خود سے الگ نہیں بھیجتے، مگر ابھی اس وقت وفا کا پاکستان سے دور، اس ماحول سے دور جانا ہی بہتر تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں وفا کا داخلہ کروا دیا تاکہ وفا کے دماغ میں علی سے جڑی ہر یاد نکل جائے۔ اچھا آپ مجھے بھیج دیں گے خود سے اتنی دور پڑھنے؟ وفا نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیا کریں، بعض اوقات دل نہیں چاہتا، جو کام کرنے کا اسی میں سب کی بھلائی ہوتی ہے، اقبال صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ وفا بس اپنے بابا کو دیکھتی ہی رہ گئی، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا فیصلہ تھا۔ وفا جانتی تھی کل سب تیاریاں مکمل کر کے رکھنا، پرسوں کی فلائٹ ہے۔ اقبال صاحب نے پلین کی ٹکٹ وفا کے ہاتھ میں تھماتے کہا۔ وفا کے سر پر شفقت سے پیار کرتے ہوئے چلے گئے۔ اقبال صاحب کے جانے کے کافی دیر تک وفا اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، پھر کسی خیال کے تحت اٹھی اور اپنی الماری میں سے علی کے دیے ہوئے گفٹ نکال کر بیڈ پر لا کر بیٹھ گئی۔ ان باکس میں سے ایک نہایت خوبصورت گھڑی رکھی ہوئی تھی، وفا کو وہ گھڑی پہلے کہیں دکھی لگ رہی تھی۔ گھڑی کے ساتھ ایک پرچہ بھی رکھا ہوا تھا، وفا نے وہ پرچہ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس جیسی نہ صحیح مگر بلیک ہی لی ہے، اگر پسند نہ آئے تو میری پسند سمجھ کر رکھ لیجئے گا۔ ایک دن شاپنگ کے دوران وفا نے ماما سے ایک گھڑی لینے کو کہا، وہ پہلے ہی بک چکی تھی۔ اس دن وفا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کو فالو کر رہا ہے، تو وہ علی ہی تھا۔ وفا نے پرچے کو لپیٹتے خود کلامی کی تھی۔ اس دن وہ یاد آ رہا تھا علی کا بار بار اسے مڑ مڑ کر چور نظروں سے دیکھنا اور پھر منہ ادھر ادھر کر لینا۔ علی اس حد تک جانتا تھا مجھے، اور ایک میں بے خبر، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی وجہ سے لال تھوڑی ہے، پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے، شوق وصال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔
वफा गिफ्ट को देखकर एक बार फिर रोने लगी थी। बेटा सब कुछ रख लिया है ना? मिजाब बेगम ने वफा को चलते चलते पूछा था। आज वफा पढ़ने जा रही थी इंग्लैंड पूरे 4 साल के लिए। मामा मेरा सब कुछ तो यहाँ ही है, वफा ने एक नज़र अपने पूरे घर पर डालते हुए कहा था। अंदाज कुछ खोया खोया सा था जिसको सबने ही नोट किया था। जुदाई का गम था, शायद अपनों से या किसी अपने के ना होने का रंज। जाते हुए इस तरह उदास नहीं होते बेटा, इकबाल साहब ने वफा को समझाते हुए कहा था, और किसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के काम से घर से चले गए थे। अब तुम खुश होगी ना? वहाँ कोई माहिन नहीं होगी, माहिन ने बहन की तरफ पुरशिकवा अंदाज में कहा था, जबकि आंखों में नमी नुमायाँ थी। माही मुझे रोक लो यार, बाबा से कहो ना, वफा ने बहन से लिपट कर रोते हुए कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता कमरे में मासी दाखिल हुई थी। बीबी जी, वफा बीबी जी कोई लड़का मिलने आया है, मासी पैगाम देकर जा चुकी थी। अच्छा आप इन्हें बिठाएं, हम आते हैं, मिजाब बेगम ने वफा की तरफ देखते हुए कहा। मामा मुझसे मिले कौन आ सकता है? वफा ने हैरत से अपने आंसुओं से तर आंखें फैलाकर पूछा और मिजाब बेगम के पीछे गेस्ट रूम में चली गई। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? मिजाब बेगम ने उस शख्स की तरफ भरपूर निगाह डालते हुए पूछा। तुम? वफा ने कमरे में दाखिल होते सामने खड़े शख्स को नागवारी से देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि अली शाह का कातिल था। हाँ वही अली शाह का कातिल था, यासिर उस्मानी। वफा मेरी बात सुनो प्लीज़, यासिर ने वफा पर जोर देते हुए कहा था। ये क्या चढ़ा है यहाँ? मिजाब बेगम ने यासिर की तरफ देखते हुए कहा था। मामा मैंने आपको यासिर के बारे में बताया था ना, ये वही यासिर उस्मानी है। वफा ने नफरत भरी निगाह यासिर पर डालते हुए कहा था। प्लीज़ वफा मुझे माफ़ कर दो, यासिर बार बार वफा की तरफ हाथ जोड़ते हुए कह रहा था, जबकि वफा बेहिस वैसी ही बेहरकत खड़ी रही थी। वफा बेटा माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है, मिजाब बेगम ने वफा को समझाया था, क्योंकि वो उस कहानी के सिर्फ एक रुख से वाकिफ़ थी। अली के कत्ल वाला रुख बताने की हिम्मत ही नहीं थी वफा में। ठीक है जाओ, मैंने माफ़ किया, वफा ने पुरसोच अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कहा था, जबकि यासिर उस्मानी वफा के ये अल्फाज सुनकर ही खुश हो गया था, जैसे उसे वापस उसका जहां मिल गया हो। अभी यासिर खुश हो ही नहीं रहा था कि उसकी समातों से वफा के जुमले पहाड़ बनकर बरसे थे। माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि उसको गले से लगाया जाए, उसको दोस्त बना लिया जाए। सिर्फ एक अहद करना होता है कि जो अजियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी। वफा ने खोए खोए लहजे में आखिर ख्वाहिश का एहतराम किया था किसी की। यासिर ने फटी फटी नज़रों से वफा को देखा था। बताओ कैसे मांगूँ मैं माफ़ी? मेरे जुर्म की तो कोई माफ़ी नहीं है, यासिर ने टूटते हुए कहा था, जबकि वफा कमरे से जाने लगी कि एकदम रुक गई और वापस आकर यासिर के मुकाबिल खड़ी हो गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारा हासिल इश्क क्या है? वफा ने यासिर के बिल्कुल मुकाबिल होते हुए तंजिया अंदाज में पूछा था। हाँ मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, यासिर ने खुद पर जब्त करते हुए कहा। वो कैसे भूल सकता था कि वो एक कातिल है? इस इश्क ने ही तो कातिल बनाया था। क्या? वफा ने अनजान बनते हुए पूछा। ला हासिल इश्क ही मेरा हासिल इश्क है, यासिर कहता हुआ घुटनों के बल वफा के कदमों में बैठता चला गया था, जबकि वफा उसका जवाब सुनने के बाद रुकी नहीं थी, चली गई थी यासिर की ज़िंदगी से। उसके अंदर तक सुकून फैल गया था किसी को बर्बाद होता देखकर। अब वो सुकून से जाना चाहती थी किसी की यादें समेट कर, और वो चली भी गई इंग्लैंड। वफा और कितनी देर तक दुआ मांगोगी यार उसके लिए? माला ने वफा के बराबर में रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यार सारा पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा, माला ने फिर वफा को देखते हुए कहा। जब वफा की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो माला खुद वफा के बिल्कुल सामने जाके संजीदा होकर उसको खोए खोए से अंदाज में देखने लगी। माला के इस तरह देखने पर वफा ने अपनी दुआ का वक्त मुख्तसर करके जल्दी आमीन कहकर दुआ के हाथ नीचे करके उठने लगी कि माला ने वापस बिठा दिया। क्या बात है, अब नहीं हो रहा पिज़्ज़ा ठंडा? वफा ने मुस्कुराते हुए कहा और उठने लगी। बैठो, यहाँ तुमसे एक बात पूछनी है, माला ने वफा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अच्छा बाबा, बैठ गई वापस? वफा वापस जाए नमाज पर बैठ गई थी। क्या मिलता है तुम्हें अली शाह के लिए इतनी दुआएं करके? उसको याद करके वो जा चुका है तुम्हारी लाइफ से और इस दुनिया से भी कभी वापस ना आने के लिए, और तुम्हारी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा दिन नहीं आया होगा कि तुमने उसके लिए अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं ना की हों। ऐसा क्यों वफा? क्यों है आखिर ऐसा? माला ने आज वो बात कह दी थी जो वो पिछले 3-3.5 साल से, यानी जब से वो वफा मास्टर यूनिवर्सिटी में जब से आई देख रही थी, मैंने कभी उसको मरा हुआ तसव्वुर नहीं किया। वो आज भी ज़िंदा है मेरे लिए, हर दूसरे चेहरे में मुझे उसका गुमान होता है। वफा ने एकदम से अपने दिल की बात माला को बता दी थी। ये वो हकीकत कही थी वफा ने जिसको वो हमेशा खुद से भी छुपा कर रखती थी, मगर माला के सामने कह दी थी। माला का मुकाम लग ही रहा था वफा की ज़िंदगी में जब वो इस तैयार गैर में अपना टूटा हुआ दिल लेकर आई थी। जब माला ने क्लास में वफा का खोया खोयापन नोट किया था और फिर उसकी तरफ खुशदिली से दोस्ती हाथ में माला ने ही बढ़ाया था बगैर किसी मुफाद के। कुछ इस हादसे से तो कुछ माला की दोस्ती से वफा काफ़ी बदल गई थी। हाँ ये बात तो मुझे भी पता है, तुम इस पिज़्ज़ा बॉय में दिखता है ना,
माला ने संजीदा सी वफा के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए थोड़ा सा मज़ाहिया अंदाज में कहा, जिस पर वफा फ़ौरन हंसती थी। यार वो नकाब वाले तुम्हारे पिज़्ज़ा बॉय के अलावा तो वो किसी में नहीं दिखता। वफा ने जल्दी से अपना दिफा करते हुए कहा, ओहो अच्छा अब जल्दी चलो पिज़्ज़ा खा के मोटे की, उसके बाद टकले की क्लास भी लेनी है। माला ने चाय नमाज तय करती वफा के दांत दिखाते कहा, और फिर दोनों खा पी कर चली गई थी वापस क्लासेस लेने। जिस दिन वफा का यूनी में पहला दिन था उस दिन से माला वफा का गैर मामूली रवैया नोट कर रही थी। वफा क्लास में खोई खोई रहती थी। उसकी झील सी नीली आंखें मुसलसल अश्क बहाने का शिकवा कर रही होती थी। माला एक नरम दिल लड़की थी जो कि खुद पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती थी। दोनों के कमरे अलग अलग ब्लॉक में थे। फिर माला ने ही अपना कमरा शिफ्ट करवाया था वफा के साथ वाले कमरे में। उसके बाद पता ही नहीं चला कि कैसे इन दोनों की दोस्ती पूरी यूनी में मशहूर हो गई। और माला यूनी के आखिरी महीनों में भी वफा का वैसे ही ख्याल रख रही थी जैसे वो पहले रखा करती थी। ये यूनी का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था, उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, मगर माला और वफा की दोस्ती बेमिसाल थी जिसको आज भी ख़तरा जवाल नहीं था। सर ये फाइल देखने प्लीज़, आज 4 दिन हो गए हैं आपके साइन की वजह से अभी तक पेंडिंग में है। कंपनी के मैनेजर ने बड़ी आजी से इब्रार साहब से कहा और फाइल आगे बढ़ा दी। अभी मैं अपनी बेटी के साथ उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, प्लीज़ लेट हो रहे हैं बाद में कर दूंगा। इब्रार साहब ने घड़ी की तरफ देखते कहा और ख़ुद सुंबल को देखते उसके कमरे में चल दिए। सुंबल बेटे कहाँ हो? बाबा की जान अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? इब्रार साहब मोहब्बत से बेटी को पुकारते उसके कमरे में दाखिल हुए थे। जी बाबा हो गई बस। सुंबल ने अपनी लिपस्टिक को लाइट शेड देते कहा। माशाल्लाह आसिया बेगम कमरे में आते आते रुक गईं। उनके कदम खुद ब खुद ही रुक गए थे, जबकि दूसरी तरफ इब्रार साहब नम आंखें लिए खड़े थे। आप रो रही हैं बाबा? सुंबल ने पलटकर इब्रार साहब के सामने जाकर पूछा था। उसने अपने बाबा के आंसू आईने में ही देख लिए थे। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है जहां वो आपको आपकी गलती का एहसास दिला देती है, मगर वापस पलटकर आप उस गलती को सुधार नहीं सकते, या यूं कह लो कि ज़िंदगी उसको सुधारने का मौका नहीं देती और बदले में निदामत आपकी ज़िंदगी को दीमक की तरह खा जाती है। इब्रार साहब के लहजे की उदासी वाज़े थी, और ये निदामत और उदासी क्यों थी ये बात सब जानते थे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं थी। बाबा आप इतना हिम्मत ना हारें, क्या आप भाई की ख्वाहिश भूल गए? सुंबल ने इब्रार साहब को याद दिलाया था। उसके लहजे में दर्द के साथ साथ गज़ब की उदासी थी। उसके बरक्स कुछ लोग बर्दाश्त की इंतहा पर होते हैं कि वो खुद टूटने लगते हैं, और इस वक्त इब्रार साहब की भी यही कैफियत थी। जिसके पास सब्र की ताकत होती है उसे अल्लाह कभी हार नहीं मानने देता। इब्रार साहब ने मुँह नीचे करके पुरअज़म अंदाज में कहा, जी सही कहा। आसिया बेगम ने अपने आंसू पोंछते कहा, अच्छा अब रोएं तो नहीं, चलें जल्दी आंसू साफ़ करें और जल्दी चलें अब। सुंबल ने दोनों का मूड खुशगवार करने की नीयत से अपनी आंखें साफ करते हुए कहा था। जाने से पहले इब्रार साहब ने सुंबल के सर पर मोहब्बत से बोसा दिया और आसिया बेगम को नम आंखों से देखा था, और फिर सब अपने अपने आंसू साफ करके होंठों पर मुस्कुराहट सजाए चले गए थे। बगैर साइन किए आज उनके घर वालों की खुशियाँ ज़्यादा अजीज़ थीं इब्रार साहब को। वफ़ा कैसी हो बेटा? इकबाल साहब की फ़िक्रमंदाना आवाज़ वफ़ा की समातों से टकराई थी। ठीक हूँ बाबा, वफ़ा ने नज़रें झुकाए कहा। क्या तुम्हें हम याद नहीं आते बेटा? इकबाल साहब ने बेटी से शिकवा किया था। नहीं बाबा, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं, मुझे तो सभी याद हैं, मैं किसी को नहीं भूली। वफ़ा ने किसी पर जोर देते हुए कहा था। उसे सब याद थे, सब। लगता तो नहीं है, कभी फ़ोन ही नहीं करती। इकबाल साहब ने फिर से शिकवा किया था। अरे मेरे प्यारे बाबा, मैं खुद आपके पास वापस आने वाली हूँ, तो फिर फ़ोन क्यों करूँ? वफ़ा ने बात को संभालते हुए इन शिकवों का रुख मोड़ दिया था। अच्छा कब आ रही हो? इकबाल साहब ने खुशी से झूमते पूछा। ये तो सीक्रेट है, वफ़ा ने एक आंख दबाकर तंग करते हुए कहा। बताओ ना, इकबाल साहब ने ज़िद्दी बच्चों की तरह ज़िद्दी अंदाज में कहा। अगले हफ्ते से लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ, वफ़ा ने डिटेल में बताया। अच्छा वैसे तकरीबन फिर 1 महीना लगेगा ना? इकबाल साहब ने तुक्का लगाया। जी तकरीबन, वफ़ा ने शरारत से कहा। अच्छा बच्चों नहीं बताओ सही, इकबाल साहब ने वातियाना अंदाज में कहा था, क्योंकि उनका तुक्का सही निकला था। टन टन टन। अभी दोनों की गुफ्तगू जारी थी कि वफ़ा के कमरे की बेल बजी। बाबा माला आई होगी असाइनमेंट के लिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, वफ़ा ने कहा। और फिर इकबाल साहब को अल्लाह हाफ़िज़ कहते फ़ोन बंद करते हुए दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खुलते ही वफ़ा हैरान रह गई, क्योंकि सामने माला नहीं बल्कि वही नकाब वाला पिज़्ज़ा बॉय हाथ में पिज़्ज़ा लिए खड़ा था। जी मैंने ऑर्डर नहीं किया, वफ़ा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आपकी दोस्त ने किया था और कहा था कि आपके कमरे में दे दूँ। पिज़्ज़ा बॉय ने अपनी हल्की सुरमई आंखों से वफ़ा को देखते हुए कहा। अच्छा लाइए दे दीजिए, वफ़ा ने पिज़्ज़ा लाते हुए कहा, और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई थी। ऐसा अक्सर ही होता था, आज कुछ नया नहीं था। माला खुद पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती थी जिसको वफ़ा रिसीव करती थी, और पिछले 3 सालों से यही नकाब वाला पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी करने आता था।
वफा ने गहरा सांस लेते पिज़्ज़े के डब्बे को देखा और फिर उसको टेबल के कोने पर रख दिया। जब इंसान तकदीर से हारता है तो उसका बस सिर्फ आंसुओं पे चलता है। यही हाल कुछ अली की वफ़ात के बाद इब्रार साहब का था। आसिया बेगम माँ थी, सब्र नहीं आता था उन्हें, मगर इब्रार साहब को दोहरी तकलीफ़ थी। अपनी माजी में की गई कुछ गलतियों वजाला करना चाहते थे। उन्हें याद थी अपनी सारी गलतियाँ, कोताहियाँ और अली के साथ की गई नाइंसाफ़ियाँ। इब्रार साहब अपने बेड पर लेटते रात की तारीकियों में अपनी इन नाइंसाफ़ियों को याद करते, अपनी मुकद्दर से हार कर रो रहे थे। बहुत सी गलतियों का मदावा वो नहीं कर सकते थे और ना ही किसी को बता सकते थे, मगर अब वो हार गए थे और मुसलसल आंसू बहा रहे थे। कुछ किस्मत पर तो कुछ उस गलती पर जिसका राजदान कोई नहीं था। उस गलती या नाइंसाफ़ी का कोई गवाह नहीं था, सिर्फ अली शाह और उनके दरमियान था वो राज। कितनी इनकलाबी और कैसी दर्स इबरत और मौज़मत से मामूर थी वो हौलनाक रात जिसमें इब्रार साहब में से वो गलती सरजद हुई थी। इब्रार साहब मुसलसल नम आंखें लिए लेटे लेटे अली के साथ की गई अपनी कोताहियों को याद कर करके अल्लाह से फरियाद कर रहे थे, या अल्लाह, मैंने बहुत बुरा किया अपने बेटे के साथ, तू माफ़ कर देना। मैंने अपने ही बेटे की खुशी छीननी चाहिए, मगर मैंने खुशियाँ छीनने के बजाय उसकी जान ही ले ली। इब्रार साहब की फरियाद करते करते हिचकियाँ बन गई थी, जो कि आसिया बेगम ने सुन ली। क्या हुआ है इब्रार साहब? आसिया बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा था। आसिया बेगम को जागता पाकर इब्रार साहब चोर हो गए थे, मगर शायद इस वक्त वो किसी और को इस रात की गलती का राज़दार बनाना चाहते थे। आसिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, इब्रार साहब ने बिलक बिलक कर रोते हुए कहा। हुआ क्या है, कुछ बताएं? आसिया बेगम ने डरते हुए कहा। मैंने कुछ अच्छा नहीं किया अपने बेटे के साथ, इब्रार साहब ने हनूज़ उसी लहजे में कहा था। ये आप रात के इस पहर कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आसिया बेगम ने उलझ कर कहा। बेगम, बहुत बुरा किया मैंने अली शाह के साथ, इब्रार साहब ने फिर वही बात दोहराई थी। इब्रार साहब, प्लीज़ मुझे और अजियत में ना डालें, प्लीज़ बता दें, आसिया बेगम ने इल्तजा की थी। मेरी ज़िंदगी में अली शाह की मौत से जुड़ा एक राज है, उन्होंने बताना शुरू किया था। कैसा राज? आसिया बेगम ने एकदम संजीदा लहजे में पूछा था। जिस रात अली शाह की वफ़ात हुई उसी रात, इब्रार साहब बताते बताते खो से गए। उसी दिन मैं जब उन्होंने अली शाह को बुलवाया था, उस रात अपने पास बाबा आपने बुलाया। अली शाह ने कमरे में आकर इब्रार साहब से पूछा। हाँ, तुमसे एक बात करनी थी, इब्रार साहब ने अपने मखसूस करखत लहजे में कहा। जी, अली ने उलझकर कहा। मेरे बिजनेस पार्टनर वहीद की बेटी से तुम्हारी शादी तय है, इब्रार साहब ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में अली पर क़यामत ढाई थी। मगर बाबा, अली कुछ बोल ही रहा था कि उसकी बात काट दी गई। अगर मगर कुछ नहीं, मुझे सब पता है कि आजकल आप किन के चक्कर में हो, इतनी शॉपिंग की जा रही है, मैं सब जानता हूँ। उसी की पार्टी में जाने के लिए इतने अताले हो रहे हो ना, इब्रार साहब ने बम फोड़ा था। बाबा, अली शाह ने मुल्तजी अंदाज में कहा। आज चले जाओ, मगर दूसरी बात, उस लड़की के पीछे ना देखूं तुम्हें मैं। इब्रार साहब हुक्म देकर चले गए थे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, अली शाह ने मुट्ठी बंद करते हुए कहा और फिर मामा को देखने उनके कमरे की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मामा और सुंबल को लेकर वो इकबाल साहब के फार्म हाउस की तरफ निकल गया था। इब्रार साहब ने आसिया बेगम को हर पहर माजी के उस दिन की वो गलती बताई थी। इब्रार साहब की बात सुनकर उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। तो क्या अली ने खुदकुशी की थी उस दिन? आसिया बेगम ने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा था। नहीं, अली को गोली मारी गई थी। और जानती हो किसने मारी? इब्रार साहब ने दुख के साथ कहा था। नहीं, वो तो कोई नहीं जानता था, आसिया बेगम ने आंखें फैलाए कहा। हाँ, मगर मैं जानता हूँ, इब्रार साहब ने बताया। किसने मारी थी और क्यों मारी, कब मारी? आसिया बेगम जज्बात में पूछ रही थी। हानिया वहीद ने। इब्रार साहब ने अली के कातिल का नाम बताया। कौन है ये हानिया? मैं जानती हूँ उसको, मिली हूँ उससे। आसिया बेगम के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। उस दिन इकबाल भाई की पार्टी में मिली थी ना तुम्हें हानिया, इब्रार साहब ने याद दिलाया। कौन? वो वफा की दोस्त। वो भला अली को क्यों मारेगी? वो तो जानती भी नहीं अली शाह को। आसिया बेगम को वाकई ये पहेली समझ नहीं आ रही थी। हाँ, वही है हानिया वहीद, मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी, जिससे मैंने अली के रिश्ता तय किया था और साथ ही अली शाह की कातला भी। इब्रार साहब ने नफरत से तफसील बताई। आसिया बेगम के दिमाग में अभी भी बहुत से सवाल बाकी थे। मगर उसने क्यों मारा अली शाह को, और आपको किसने बताया कि उसी ने मारा है? आसिया बेगम से ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने खुद मुझे कॉल करके बताया था और अपना जुर्म कबूल किया था कि उसने मारा था अली शाह को। इब्रार साहब आज सारी हकीकत बता रहे थे। क्यों मारा मेरे बेटे को? आसिया बेगम ने रोते हुए पूछा था। वो अली शाह को मेरे बेटे की हैसियत से जानती थी और वफा की गालबन दोस्त भी थी। वफा के मुंह से उसने काफ़ी कुछ सुन रखा था अली के बारे में कि अली शाह वफा को शायद पसंद करता है, मगर हानिया ने कभी वफा के अली को नहीं देखा था। और उस दिन पार्टी में उसने अली को देखा। वो पहचान गई थी कि अली शाह मेरा बेटा है। उसे वफा की किस्मत से हसद महसूस हो रही थी। उसके बाद उसने वफा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।
वफा और हानिया ने बहाना बनाकर गाड़ी ली और निकल गई। बीच रास्ते में वफा की किसी से लड़ाई हो गई थी और मौका अच्छा देख हानिया वहां से भाग गई ताकि वफा को मार सके। झाड़ियों के पीछे से उसने वफा पर गोली ही चलाई थी, मगर वफा के सीने पर लगने वाली गोली अली के सीने पर लग गई, क्योंकि अली शाह ने उसी वफा पर गोली चलाते देख लिया था। इब्रार साहब ने इस भयानक रात की पूरी बात बताई और आखिर में खुद भी रोने लगे। अल्लाह ने आपको सज़ा दे दी है, आपसे आपका बेटा छीन कर, और जानते हैं आपकी आंखों पर बंधी दौलत की काली पट्टी की वजह से ही हमारा बेटा भेंट चढ़ा है। आसिया बेगम ने मुसलसल रोती आंखों से लहू टपकाते कहा और वज़ू करने के लिए जायनमाज बिछाकर बकिया पूरी रात अपने बेटे और शौहर के लिए दुआएं करती रही थीं। मिजाब साहिबा, इकबाल साहिब ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को बड़े मुतरन्नम अंदाज में पुकारा। जी किचन में हूँ। मिजाब बेगम की आवाज़ किचन से ही आई। बेगम साहिबा आप यहाँ हैं? इकबाल साहब ने किचन में आते कहा। जी यहीं हूँ। कोई काम था आपको? मिजाब बेगम ने केचप बनाते कहा। नहीं, मैं तो आपको याद दिलाने आया था कि वफा के सेमेस्टर अब ख़त्म हो गए हैं और वो अब कभी भी आती होगी, आज या कल में। इकबाल साहब ने केचप में उंगली मारते याद दिलाया। मुझे याद है, देखें उसकी पसंद के खाने भी तकरीबन तैयार कर लिए हैं और कुछ बाकी हैं और सब मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। मिजाब बेगम मुस्कुराते हुए एप्रन उतारते कहा। माशाल्लाह, चलो किसी बहाने से ही आपके हाथों का जायकादार खाना तो खाने को मिलेगा, इकबाल साहब ने बेगम को छेड़ते हुए कहा और मिजाब बेगम को काम करता छोड़कर वापस किचन से निकल गई थी। जी कौन बात कर रहा है? वफा ने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन पर मौजूद अनजान नंबर को देखते हुए पूछा। मैं यासिर उस्मानी, कदरे नरम लहजे में तारुफ करवाया गया। कहो क्यों फ़ोन किया? वफा ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा। क्या तुम अभी तक पुरानी बातें नहीं भूली हो? यासिर ने पेशमान होते हुए पूछा। वक्त इस मामले में बहुत बड़ा मसीहा है। वक्त की धूल में अक्सर माजी की पुरानी यादों पर कफन चढ़ जाता है, मगर मेरे ज़ख्मों की दवा शायद अभी तक वक्त के पास नहीं है। वफा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वफा एक बात बोलूं? यासिर ने झिझकते हुए पूछा। हाँ कहो, वफा ने नॉर्मल अंदाज में कहा था। अली का इंतकाल हो चुका है, अब अपनी ज़िंदगी को आगे नया मोड़ दो। यासिर ने ठहरे ठहरे अंदाज में कहा। इंतकाल का मतलब मुंतकिल हो जाने के हैं, और मैं ये नहीं कहती कि अली का इंतकाल नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रूह मुझ में मुंतकिल हो चुकी है और ये इंतकाल ही तो है, और उसे खुद से दूर मैं नहीं कर सकती कभी, वफा ने कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया था। वही आबले हैं वही जनन, कोई सोज़े दिल में कमी नहीं। वही आबले हैं वही जनन, कोई सोज़े दिल में कमी नहीं। जो लगा के आग गए थे तुम, वो लगी हुई है बुझी नहीं। मेरी ज़िंदगी पे ना मुस्करा, मुझे ज़िंदगी का अलम नहीं। जिसे तेरे गम से हो वास्ता, वो बहार ख़िज़ां से कम नहीं। वफा कहाँ हो यार, हमें जाना भी है शॉपिंग पर, कल तो सभी चले जाएंगे अपने अपने घरों को, आज तो एंजॉय कर लो। माला ने वफा को सोते देखकर बेजारियत से कहा। अच्छा ना उठ रही हूँ, मगर पहले मुझे कुछ खिलाओ, वफा ने बिस्तर से ही फरमाइश करते कहा। क्या खाओगी? माला ने पुरुउम्मीद नज़रों से पूछा, क्योंकि माला को मौका चाहिए होता है शॉपिंग का और वो दीवानी थी। आज तो समझ लो आखिरी दिन है, क्या खाया जाए? वफा ने सोचते हुए कहा। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ? माला ने मशवरा दिया। पिज़्ज़ा खिला खिलाकर तुमने मुझे मोटा कर दिया है। वफा ने पिज़्ज़े के नाम पर ही मुँह बना लिया। कोई नहीं, और वैसे भी कल शाम की तो पाकिस्तान की हमारी फ़्लाइट है, आज खा लो, फिर याद करती रहोगी। माला ने हंसते हुए एक आंख दबाकर कहा। क्यों, पाकिस्तान में क्या पिज़्ज़ा नहीं मिलता? वफा ने दबकर कहा। वो समझ गई थी माला क्या कहना चाह रही है। पिज़्ज़ा तो मिलता है, मगर नकाबपोश पिज़्ज़ा बॉय नहीं मिलता। माला ने भरपूर कहका लगाकर वफा को छेड़ा था। अच्छा बस एक बात के पीछे नहीं पड़ जाओ, वफा ने मुँह बनाकर बेड से नीचे उतरते कहा था। अच्छा जी, माला ने मसनूई हैरत से कहा। कर लो पिज़्ज़ा ऑर्डर, खा लूँगी, वफा कहती हुई बाथरूम में घुस गई थी। जबकि माला ने ऑर्डर देते मुस्कुराकर बाथरूम की तरफ जाती वफा को देखा था। क्या हुआ, वो नकाब वाला पिज़्ज़ा बॉय नहीं आया आज? माला ने ऑर्डर लेते हुए पिज़्ज़ा बॉय से पूछा था। वो नकाब वाला गोरा सा लड़का? पिज़्ज़ा बॉय ने तस्दीक करते हुए कहा। हाँ वही। कहाँ गया वो? माला ने तस्दीक करते हुए कहा, हैरत से कहा, क्योंकि 3 साल से ज़ायद अरसे में जब भी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया वही नकाब वाला लेकर आता था। वो कोई पिज़्ज़ा बॉय नहीं था, उस लड़के ने पे स्लिप माला की तरफ देते हुए बताया। फिर कौन था? माला की जगह वफा चीखती हुई बोली थी। वो इस वक्त आई थी कमरे में और दोनों की बातें सुन रही थी। वो तो बस मैं आ रहा होता था तो वो मुझसे आपके घर वाला पार्सल ले लेते थे और कहते थे कि ये मैं दे दूंगा। इस पिज़्ज़ा बॉय ने साफ साफ बता दिया था, और तुम दे देते थे, कभी उस काम के पैसे नहीं लिए इस नकाब वाले लड़के ने? माला ने गुस्से में पूछा। अरे वो पैसे लेते नहीं थे, बल्कि मुझे देते थे इस सब के, पिज़्ज़ा बॉय ने बताया। पिज़्ज़ा दिया और फ़ौरन खिसक गया। कौन हो सकता है जो सिर्फ हमारा ही ऑर्डर देने आता था? वफा ने सोचते हुए कहा। छोड़ो यार, होगा कोई, हमें क्या? माला ने शाने चुकाकर कहा और पिज़्ज़ा खोलकर बैठ गई। जल्दी खा लो, जाना भी है, माला ने वफा को सोचता पाकर टोका। खा रही हूँ, वफा कहते हुए माला के साथ बैठकर सट झटक कर खाने लगी। जगह कौन सी है? उसने तीनों की तरफ देखते हुए पूछा। एड्रेस और लोकेशन व्हाट्सएप कर दूंगा।
प्लान के मास्टरमाइंड ने कहा था। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर आप सबके पास जो करना है जल्दी करें, वो कल चली जाएगी पाकिस्तान, उसने कहा था। उसके बाद चारों अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकल खड़े हुए थे। आज माजी का बहुत पुराना पन्ना एक बार फिर खुलने वाला था। माला, हम कौन से शॉपिंग मॉल जा रहे हैं? वफा ने माला से बेजारियत से पूछा। वफा पिछले 1 घंटे से कार में घूम घूम कर थक गई थी और बार बार माला से एक ही सवाल करे जा रही थी, जिस पर माला बहुत पुरसुकून अंदाज में कहती, बहुत बड़ा और स्पेशल मॉल है जहां हम जा रहे हैं। वफा को आज हानिया बहुत याद आ रही थी। वो भी हानिया के साथ यही करती थी। हानिया से इतनी अच्छी दोस्ती थी, मगर इस भयानक रात के बाद जब वो बीच रास्ते में वफा को तन्हा छोड़कर चली गई थी, उसके बाद से उसने कभी राब्ता ही नहीं किया था वफा से। वफा मुसलसल सोचों में गुम कार के शीशों से बाहर देख रही थी कि कार एक सिग्नल पर रुकी। बहुत से रोड क्रॉस करने वाले कार के सामने से गुजर रहे थे और वफा ने इन सभी लोगों पर एक सरसरी सी नज़र डाली थी, मगर वफा की नज़रें उनमें से एक चेहरे पर जाकर रुक गई थीं और वापस पलटना भूल गई थीं, और शायद कि वफा की सांसें भी थम गई थीं। क्या हुआ वफा? माला ने वफा का कंधा हिलाकर पूछा। माला, वो अली, वफा ने एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या मजाक कर रही हो? अब हर जगह वही दिखता है, क्यों? वो मर चुका है। माला ने वफा का मजाक उड़ाते हंसकर कहा। नहीं, देखो वो अली ही है, मैं सच कह रही हूँ, वफा ने यकीन दिलाते हुए कहा। कोई तस्वीर है अली की तुम्हारे पास? माला ने वफा से तस्दीक के लिए पूछा। हाँ, मेरे वॉलेट में, वफा ने कहते के साथ ही वॉलेट खोलकर माला के हाथ में थमा दिया। तस्वीर देखकर माला का भी मुंह खुला का खुला रह गया। ये अली ही है, जल्दी से उतरकर कार से पीछा कर इसका। माला ने सीट बेल्ट खोलते चीख कर वफा से कहा। वो दोनों ही कार से उतरकर इन पब्लिक को चिढ़ते हुए चल रहे थे और रोड क्रॉस कर रहे थे। वफा आगे आगे उसका पीछा करती हुई चल रही थी, जबकि माला उन दोनों को पीछे थी। वो शख्स काफ़ी दूर आ चुका था, इतना दूर कि जहां मामूल से ज़रा हटकर आबादी कम थी। दोनों अब भी उसका पीछा कर रही थीं। बहुत दूर एक खंडर सी इमारत में दाखिल होकर एक जगह वो शख्स रुक चुका था। वफा और माला भी साथ साथ हाँपती हुई वहाँ पहुँच चुकी थी। वहाँ पहुँचकर जैसे ही वफा रुकी, पता नहीं कहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी थी। बहुत थक गई हो वफा? ज़्यादा तो नहीं दौड़ाया मैंने? वफा, जो कि सांस फूलने की वजह से आधी कमर मोड़े खड़ी थी, फौरन सीधी हुई और सर हटाकर देखा। हैरत का झटका खाकर वो पूरी तरह सीधी हो गई थी। एक तरफ यासिर और दूसरी तरफ अहमद, जबकि बीच में अली शाह खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम जिंदा हो? वफा के मुंह से सबसे पहले यही जुमला फिसला था। जी, मैं जिंदा हूँ, और जिंदा ही था, मैं कभी मरा ही नहीं था। अली शाह ने एक हाथ यासिर के कंधे पर रखते इस खंडर इमारत का जायजा लेते हुए कहा, जहाँ ब्लॉक और सीमेंट वगैरह जगह जगह पड़े हुए थे, जबकि यासिर ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ अली शाह की तरफ देखा था। लगी नहीं रहा था कि ये वही यासिर उस्मानी है। तो उस दिन? वफा ने उलझते हुए पूछा, जबकि अली संजीदा चेहरा लिए वफा से इसी सवाल की उम्मीद लगाए बैठा था। और ये यासिर और तुम दोस्त कैसे? वफा ने यासिर की तरफ देखकर सर थाम कर कहा। अभी भी जवाब में अली शाह वैसे ही संजीदा चेहरा लिए एक तरफ मुंह करके खड़ा था। अली, प्लीज़ बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। क्या है ये सब? उस रात की हकीकत। यासिर और तुम एक साथ कैसे? यासिर ही नहीं तो उस रात गोली चलाई थी ना? यासिर दुश्मन था ना तुम्हारा? वफा ने एक साथ वहाँ से सवाल किए थे। वो पागलों की तरह चीख चीख कर पूछ रही थी। वफा, अली उस रात मरा नहीं था, और यासिर और अली तो बचपन के दोस्त हैं। माला ने पीछे से आते वफा के करीब जाके कहा। क्या मतलब? वफा ने आंखें फाड़े पूछा। सब अभी समझ आ जाएगा, माला ने अपने हाथ पर से वफा का हाथ हटाकर कहा और स्टाइल से जाकर यासिर के बराबर में खड़ी हो गई। यासिर और माला एक दूसरे को बड़ी जानदार मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। माला, तुम भी? वफा ने माला को हैरत से देखते हुए कहा। यासिर, माला और अहमद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजी हुई थी और वो आपस में बार बार एक दूसरे को इसी नज़रों से देख रहे थे। उसके बरक्स अली शाह संजीदा खड़ा था, शायद माजी की राख छान रहा था। कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ? वफा ने हैरत से अपनी झिल सी नीली आंखों को फैलाकर उस तरफ देखकर कहा जहाँ यासिर, माला और अहमद खड़े थे। मैं बताता हूँ। आवाज़ अली की तरफ से आई थी, जो कि उनसे कदरे फासले पर एक पिलर के साथ तन्हा खड़ा था। वफा अब अली की तरफ मुतवज्जो होकर खड़ी थी। अली ने इस इनकलाबी और भयानक रात से शुरू की थी दास्तान। बाबा ने उस रात मुझे बुलाकर मेरा रिश्ता तय कर दिया अपने दोस्त की बेटी से, ये बात बताई थी, जिसको सुनने के बाद मुझे गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैं सीधा यासिर और अहमद के पास पहुंचा। यार कुछ कर, वरना मेरे बाप की दौलत की हवस मजीद बढ़ती जाएगी। अली ने टहलते हुए कहा था। एक तरीका है जिससे तू वफा की नज़रों में हीरो बन जाएगा और अपने बाप को सबक भी दे देगा। अहमद ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या? दोनों ने साथ ही पूछा। वफा तुमसे मोहब्बत करे और किसी और की तरफ ना हो जाए, इसलिए तुमने यासिर को वफा की ज़िंदगी में विलन बनाकर दाखिल किया था ना? अहमद ने बात की तायीद चाही। हाँ तो?
यासिर ने लपक कर पूछा, क्योंकि अहमद ने उस हीरो जैसे इंसान के विलन कह दिया था, तो इस बात का फ़ायदा उठाने का अब वक्त आ गया है, वो भी एक तीर से दो शिकार। अहमद ने दिमाग में प्लान बनाते हुए कहा। वो कैसे? मैं समझा नहीं कुछ। अली ने नासमझी से सर खुजाते कहा, ऐसे कि किसी तरह वफा के सामने तुम्हारा और यासिर का झगड़ा हो और यासिर तुम्हें गुस्से में गोली मार दे। इससे हम फ़ायदा उठाएंगे, डॉक्टर से कहलवा देंगे कि तुम्हारी हालत भी सीरियस है और तुम ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हो। अहमद ने प्लान बताया। डॉक्टर क्यों कहेगा झूठ? अली ने सवाल किया। क्योंकि हम उसको झूठ कहने की मुंहबागी कीमत देंगे। अहमद की जगह यासिर ने हंसकर जवाब दिया, जी बिल्कुल। अहमद ने भी यासिर की तायीद की। मगर एक बात है, यासिर के दिमाग में एक सवाल उठा था। क्या? अहमद ने मुतवज्जो होते पूछा। इससे फ़ायदा किसे होगा? ज़रा डिटेल में बता। यासिर ख़तरा मोल लेने से पहले सारे पहलू जानना चाहता था। देख भाई, जब ये वफ़ा के लिए गोली खाएगा तो उसके दिल में खुदा खुद अली के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जबकि गोली लगने के बाद जब ये आईसीयू में होगा तो उसके बाप की आंखें भी हो सकता है खुल जाएं और वो सुधर जाए बेटे को मरता देख के। अहमद ने तफसील से बताया। फिर कब करना है इस प्लान पर अमल? यासिर ने प्लान को समझते पूछा। जब अंकल उसकी शादी कर रहे हों। अहमद ने मशवरा दिया। नहीं, अली ने खोए हुए लहजे में कहा। दोनों ने हैरत से अली को देखा कि अली मना क्यों कर रहा है। प्लान पर अमल आज रात ही होगा, अली ने दोनों को संजीदगी से कहते हुए कहा। अली, जल्दबाजी ना कर यार, यासिर ने अली को समझाया। नहीं, आज ही। अली शाह तो अली शाह ही था। ठीक है, तैयारी कर लो, दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा। और किस तरह होगा ये सब? वो तरतीब देने लगे। अली रुका था बताते बताते। उसके बाद सब कुछ प्लान के ही मुताबिक चल रहा था। मसलन वो मेरी और यासिर की लड़ाई और यासिर का गन निकालना वगैरह। मगर ऐन मौका पर बाजी पलट गई। गोली यासिर ने नहीं बल्कि किसी और ने चलाई थी, जो कि मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर, वफा इकबाल, तुम पर चलाई गई थी वो गोली। और वो किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी दोस्त हानिया ने चलाई थी। अली शाह एक बार फिर बताते बताते रुका। वफा सब कुछ दम सादे सुन रही थी। कुछ बोलने की सकत नहीं थी आज वफा में। एक बार फिर अली ने बोलना शुरू किया। गोली तुम्हारे सीने पर चलाई गई थी। हानिया के हाथ में गन इत्तेफाक से मैं देख चुका था, इसलिए तुम्हारे सीने पर लगने वाली गोली को मैंने खुद अपने सीने पर चलना मुनासिब समझा। मगर मेरी खुशकिस्मती कि वो गोली मेरे कंधे से थोड़ा ही नीचे लगी और जब यासिर को पता चला कि मुझे असली गोली लगी है तो मैंने अहमद को इशारों में यासिर को ले जाने को कहा। और ये हुस्ने इत्तफाक है कि अहमद भी हानिया को देख चुका था, इसलिए अहमद यासिर ज़बरदस्ती लेकर चला गया और फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल कर दी। डॉक्टर को हम पहले ही ख़रीद चुके थे। ऑपरेशन करके गोली जब उसने निकाल दी तो मेरे दिमाग में एक नया खुराफती आइडिया आया कि क्यों ना मैं ही मर जाऊं। वैसे भी इस दुनिया में ज़िंदा इंसान से ज़्यादा मरे हुए की कदर होती है। इस तरह बाबा को एक नई तरह से ज़िंदगी गुजारनी आ जाएगी, जिसमें वो खुदगर्ज होकर नहीं बल्कि दूसरों के लिए उनकी खुशी गमी में शरीक होकर जिएं, ताकि उन्हें भी पता चले ज़िंदा इंसान की कीमत होती है, कागज़ के टुकड़ों की नहीं। फिर उसके बाद मैंने अहमद से बात की और बाकी का प्लान चेंज करके इन दोनों को बता दिया, जिसमें दोनों ने ही मेरी मदद की। अहमद ने जली हुई मैयत का इंतज़ाम करके मुझे कॉल करके बताया और फिर उसने ही दुनिया के सामने इस मैयत को मेरी मैयत कहकर मुझे दुनिया के सामने मार दिया था। उसके बाद किसी ने मुझे नहीं देखा, मगर अब वक्त आ गया था कि मैं सबको सच बता दूं। तो इस सच की शुरुआत मैंने तुमसे की। अली ने वफा को संजीदा सा चेहरा लिए देखा। वफा के चेहरे पर हैरत के साथ साथ अली के ज़िंदा होने की खुशी की लहर भी मौजूद थी, जबकि अली की आंखों की डोरें लाल हो रही थीं। यासिर और तुम दोस्त थे तो उसको तुमने ही मेरे पीछे लगाया था। वफा ने अली की पूरी बात सुनकर हैरान होते कहा। हाँ, अली ने तहम्मुल से सच बताया। मगर क्यों? वफा की हैरानगी में मज़ीद इजाफा हुआ। ताकि तुम तक, तुम्हारे दिल तक रसाई हासिल कर सकूं। अली ने वफा की तरफ मुँह करते कहा। जब मैं वफा बस अली शाह को देखती ही रह गई। कोई ऐसी भी चाहता होगा उसको, ये तो कभी वफा ने सोचा भी नहीं था। ये सब तो बस फिल्मों में ही होता आया था। अच्छा, मगर हानिया ने गोली क्यों चलाई थी? वफा ने एक और सवाल किया। बस कर यार, क्या सब यहीं पूछ लेगी? अभी बहुत कुछ है बताने को, माला ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। हाँ, पर मुझे बताओ सब कि तुम इन तीनों को कैसे जानती हो? हानिया ने गोली क्यों चलाई थी? प्लीज़, वफा ने इल्तिजाई लहजे में कहा। ये यासिर की बचपन की मंगेतर है, अली शाह ने माला की तरफ इशारा करते कहा, जो कि मुस्कुराकर वफा को ही देख रही थी। और हानिया ने गोली तुम पर इसलिए चलाई क्योंकि यासिर ने पूरी बात बताई कि किस तरह इब्रार साहब ने रिश्ता तय किया और उसके बाद क्या हुआ। वफा तो हैरान परेशान थी, उसे तो दुनिया ही घूमती हुई लग रही थी। ऐसी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। उसका मतलब यासिर फ्लर्ट नहीं, अदाकारी कर रहा था। वफा ने पिलर का सहारा लेते सोचा। सभी अपनी अपनी जगह संजीदा खड़े थे। क्या कहते जो सच था वो बता चुके थे। मामा, मैं आज वापस घर आ रही हूँ पाकिस्तान। वफा ने अपने घर आने की इत्तला दी थी। वफा कल से खोई खोई सी थी, खुश भी थी और उदास भी। खुशी इस बात की थी कि अली शाह जिंदा था और उदासी इस बात की थी कि उसकी अपनी दोस्त ने हसद और जलन की आग में उसकी पीठ में झुरा घोंपा था। या अल्लाह, तेरा शुक्र, मैं अभी सब तैयारियां मुकम्मल करती हूँ। मिर्ज़ाब बेगम ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करते कहा और फिर कुछ हल्की फुल्की बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया।
वफा खोई खोई से अंदाज में सामान पैक कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक देती माला अंदर दाखिल हुई। पैकिंग कर रही हो? माला ने सादे से लहजे में पूछा। वफा ने मुख्तसर जवाब दिया। एक बात कहूँ? माला ने बेड के करीब खड़े होते हुए पूछा। हाँ कहो। वफा का लहजा अब भी वैसा ही था। तुम्हें अली शाह से मोहब्बत है, मैंने देखा है। अब तुम मानो या ना मानो, और मैंने अली शाह को भी देखा है और जानती हो उससे तुमसे इश्क है जो उसके अख्तियार से बाहर है। माला ने वफा की पैकिंग को देखते हुए कहा, जबकि वफा उसको देखती ही रह गई थी। उसके मुसलसल पैकिंग करते हाथ रुक गए थे। एक बात और, माला ने कमरे से जाते जाते रुक कर कहा। वफा ने माला की तरफ देखा। कोई इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा यूनी के गार्डन में, माला ने कहा और कमरे से चली गई। जबकि वफा पैकिंग अधूरी छोड़कर गार्डन की तरफ चली गई। वफा मुसलसल किसी को ढूंढ रही थी, मगर आज तो गार्डन में कोई ज़रूर था ही नहीं, और ना ही कोई आदम था, ना कोई आदम की ज़ात। वफा मुसलसल हर जगह देख रही थी, मगर उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। आखिर वो जब थक कर वापस जाने लगी तो उसने एक दरख्त के पास ही उसी नकाब वाले पिज़्ज़ा बॉय को खड़ा देखा। वफा चलती हुई उसके करीब आई। उसका रुख वफा की तरफ से मुड़ा हुआ था। सुनिए, वफा ने तमीज़ से उसको मुखातिब किया। वफा के मुखातिब करने पर वो पलटा था। अब उसका और वफा का रुख आमने सामने था। आज भी उसके चेहरे पर रुमाल से नकाब बना हुआ था। वफा ने आगे बढ़कर उस नकाब को आराम से उतारा था। तुम? वफा को एक बार फिर हैरत का झटका लगा। वो नकाब वाला पिज़्ज़ा बॉय अली शाह ही था। अली, और कितने सरप्राइज़ हैं, बता दो यार। वफा ने अली की तरफ खाइफ नज़रों से देखते हुए कहा। बस ये लास्ट था, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतने सालों से मुझ पर नज़र रखे हुए थे, क्यों? वफा ने थोड़े नरूठेपन से पूछा। क्या करता और मैं, कोई बहाना ही नहीं था तुमसे मुलाकात का। इसके अलावा माला को भेजा था यूनी तुम्हारे लिए, मगर दिल नहीं मानता था, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया और इस तरह मिलता रहता था। अली ने तफसील से बताया। अच्छा, वफा कहती हुई वापस जाने के लिए पलटी। पीछे से अली वफा के पुकारने वाला था, क्योंकि कट गई एहतियात इश्क में उमर, कट गई एहतियात इश्क में उमर, हमसे इजहार मुदा ना हुआ। अली मुंह लटकाए वफा को जाता देख रहा था कि वफा वापस अली की तरफ पलटी। आगे का क्या प्लान है? वफा ने अपनी नीली आंखों को घुमा के पूछा। कैसा प्लान? मैं समझा नहीं। अली की कुछ समझ में नहीं आया था कि वफा किस प्लान के बारे में बात कर रही है। बुद्धू, पाकिस्तान जाने के बाद क्या प्लान है? वफा ने सर पर हाथ मारते कहा। अच्छा, माँ बाबा से मिलकर इन सबको बताकर माफ़ी मांगूंगा, और क्या? अली ने गहरी सांस लेते बताया। उसके बाद वफा ने बेचैनी से सवाल किया। वो कुछ और ही सुनना चाह रही थी। उसके बाद काम पर तवज्जो दूंगा, और क्या? अली ने मासूमियत से कहा। अरे पागल, उसके बाद? वफा ने जिद होते हुए कहा। यार, इससे आगे और क्या करूं, तुम ही बता दो, अली ने हार मानते हुए पूछा। मतलब कि उसके बाद मेरे बाबा से रिश्ता मांगना है, ये भी मैं बताऊं? वफा ने रूठे हुए लहजे में कहा था। अच्छा, रिश्ता मांगने के बाद क्या होगा? अली ने वफा की तरह ही आंखें घुमाकर पूछा। बाबा शादी के लिए हाँ कर देंगे, और क्या? वफा ने मासूमियत से कहा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अली ने वफा वाली टोन में कहा, जैसे उसकी नकल उतार रहा हो। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, और क्या? वफा ने समझाते हुए कहा। उसके बाद? अली ने वफा को छेड़ते हुए पूछा। उसके बाद तुम्हारी मामा मेरी सास बन के मरम्मत करेंगी, और क्या? वफा ने सोचते हुए जवाब दिया था। उसके बाद? अली ने वफा की नकल उतारने वाले अंदाज में पूछा। उसके बाद? वफा सोच ही रही थी कि उसकी समझ में आ गया कि अली शाह उसकी नकल उतार रहा था इतनी देर से। उसके बाद मेरा बेलन और चिमटा होगा और तुम्हारा सर, वफा ने अली का मजाक उड़ाते हुए कहा, और वहाँ से भाग गई। वफा पीछे मुड़कर वफा ने अली को जानदार मुस्कुराता हुआ देखना नहीं भूली थी। पागल लड़की, अली ने पीछे मुड़कर देखती वफा को मुस्कुराते हुए देखकर कहा था, और जवाब में वफा शर्माती हुई भाग गई। मामा बाबा, वफा इकबाल साहब और निज़ाब बेगम को इतने सालों बाद देखकर रो रही थी, और रोते रोते एयरपोर्ट पर ही गले लगकर रो रही थी। वो दोनों भी वफा को देखकर डबल खुश थे। चलो घर, निज़ाब बेगम ने वफा को खुद से अलग करते हुए कहा। 1 मिनट, मुझे मिलवाना है किसी से आपको। वफा ने कहती के साथ ही एक तरफ देखा जहाँ पर अली, यासिर, अहमद और माला को होना चाहिए था, मगर वहाँ अकेली सिर्फ माला ही खड़ी थी। वफा ने माला को हाथ के इशारे से बुलाया। माला, मामा ये मेरी दोस्त है माला। वफा ने माला का तारुफ करवाया था। वफा ने आंखों ही आंखों और इशारा में माला से अली के बारे में पूछा, जिस पर उसने भी इशारों में कुछ कहा था जो कि वफा समझ नहीं पाई थी। माला को निज़ाब बेगम ने एक गेट टुगेदर पार्टी में भी इनवाइट कर दिया था, और माला से उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह भी ले लिया था। थोड़ी देर में ही सब अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चल निकले थे। जाने से पहले माला ने वफा को बता दिया था कि अली शाह खुद तुम्हें कॉल करेगा, और जब तक तुम किसी को उसके बारे में कुछ ना बताना। वफा ने माला की बात पर ताबेदारी से सर हिलाने पर ही इत्तफा किया था। रोशनियों से भरा घर था, हर तरफ नौकरों की चहल पहल हो रही थी। अली शाह आज कितने सालों बाद अपने घर वापस आया था, और अपने घर के लॉन में खड़ा जायज़ा ले रहा था। बहुत कुछ था जो बदल गया था। अली ने निगाह भरकर घर को देखा था। आज वफा के वापस आने की खुशी में आसिया बेगम और इब्रार साहब ने इकबाल साहब की फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया था। अली शाह
घर के अंदर दाखिल हुआ था। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब लोग अली शाह को देखकर बारी बारी खड़े हो गए, सिवाय वफा के। सब हैरत से मुंह खोले खड़े थे, जबकि वफा आराम से पुरसुकून अंदाज में बैठी थी। अली, इब्रार साहब ने अली को छूते हुए कहा था। अली बारी बारी सब देख रहा था। इतने साल हुए थे, जुदा हुए दिल को करार एक मुलाकात में कहाँ आना था। मेरा बेटा। आसिया बेगम आंखों में आंसू लिए लपक कर अली की तरफ बढ़ी। मामा, बाबा। अली ने माँ को प्यार करते बाप की तरफ देखा था। कहाँ चले गए थे अली अपने इस बूढ़े बाप को छोड़कर? इब्रार साहब ने शिकवा करते अली को सीने से लगाया था। बहुत लंबी कहानी है बाबा, आज ही सुन लेंगे। अली ने बाप के सीने से लगते शिकायती अंदाज में कहा। अब तुम आगे हो ना, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इब्रार साहब और अली मुसलसल गले लगे हुए थे। मैं सबको सब कुछ बताऊंगा बाबा, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अली ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। कितने सालों का गुबार आज इस तरह निकला था। सबकी आंखों में आज आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी की नवीद लाए थे। मैं भी हूँ भाई, सुंभल कहती हुई भाई से लिपट गई थी। सुंबल का अंदाज कुछ ऐसा था कि वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े थे। इब्रार भाई, अब तो आंखों से नदियाँ ना बहाओ, इकबाल साहब ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा था। सब ने मिलकर कई सालों बाद, शायद ज़िंदगी में पहली बार साथ मिलकर खाना खुशगवार माहौल में खाया था। खाना खाते हुए सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इब्रार साहब ने एक नज़र अली की तरफ डाली और दूसरी वफा की तरफ। अब इब्रार साहब की समझ में आ गया था कि उन्हें अल्लाह ने एक और मौका दिया अपनी इस गलती को सुधारने का, और अब इब्रार साहब ये मौका किसी भी सूरत हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत जल्द इकबाल साहब से बात करने का फैसला कर लिया था। 6 महीने बाद, हानिया बेटे, इस तरह खुद को अजियत देकर क्या होगा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम जो दुआएं मांगती थी वो कबूल हो गई हैं। अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है अपनी गलती को ठीक करने का। वही साहब हानिया को समझा रहे थे। जब से उसने सुना था कि अली जिंदा है, वो मुसलसल रो रही थी। निदामत के आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाबा, मैं उस दिन खुदगर्ज हो गई थी, हासिल बन गई थी। आपको तो पता है ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मगर उस रात नहीं मालूम कौन सा जज्बा मुझ पर गालिब आया और मैंने गोली चला दी, बगैर वफा और अली की खुशियों के बारे में सोचे। एक तरफ मेरी दोस्त की खुशी थी और दूसरी तरफ मैं अली की मोहब्बत। मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था बाबा, सब कुछ, हानिया ने रोते हुए कहा। वही साहब इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की तरफ देखे जा रहे थे, जिसके मुसलसल रोने की वजह से हिचकियाँ बन गई थी। बाबा, मैंने गुनाह किया है। गुनाह गलती नहीं, गलती ठीक की जा सकती है, मगर गुनाह की सिर्फ सज़ा होती है, और मैं इस गुनाह की सज़ा दुनिया में ही पाना चाहती हूँ। हानिया ने वही साहब के गले लगते कहा। क्या मतलब? वही साहब ने नासमझी से कहा। मतलब ये कि मैं अली और वफा के पास जाऊंगी और उनसे दरख्वास्त करूंगी कि मुझे सज़ा दुनिया में ही दे दें। आखिरत में दी जाने वाली सज़ा से मैं खौफजदा हूँ। हानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वही साहब तो हैरानी रह गए थे अपनी बेटी के फैसले पर। हानिया अपने मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। वो अकड़ू सी लड़की आज माफ़ी मांगने का कह रही थी। बाबा, मैं कल ही जाऊंगी उनके पास, हानिया ने फैसला कुन अंदाज में कहा। पर बेटा, कल नहीं जा सकती आप, वही साहब ने मना किया। क्यों? हानिया ने हैरत से कहा। क्योंकि कल अली शाह का निकाह है वफा इकबाल से। वही साहब ने बम फोड़ते हुए उसे बताया, मगर मुकाबिल का रवैया देखकर हैरान रह गए। हानिया बजाय रोने के या मलाल करने के मुस्कुरा रही थी। हानिया, क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वही साहब ने कदरे हैरान कुन लहजे में कहा। बाबा, मुझे खुशी है कि असल और हकीकी इश्क को उसकी मंजिल मिल गई। हानिया ने हंसते हुए कहा। हानिया को वाकई कोई गम नहीं था। हाँ, उसको गम होता अगर वफा अली शाह को ना मिलती, क्योंकि वफा को अली शाह से ज़्यादा कोई नहीं चाहता होगा। और अली को खोने का गम इसलिए भी नहीं था कि अब उसे ये समझ आ गया था कि वो मोहब्बत नहीं थी जो उसने अली से की थी, वो तो बस छोटी उम्र की नादानी थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अली को देखकर कैसे दांत निकाल रहा है अपने निगाह में। अहमद ने यासिर को कोहनी मारते हुए स्टेज पर खड़े अली शाह की तरफ मुतवज्जो कराते कहा। यासिर ने सर हिलाकर कहा। देख देख, निकाह करने की कितनी जल्दी है उसको, कैसे घुरा है अपने काजी साहब को। अहमद ने फिर से अली को देखते कहा। हाँ, सही कहा। यासिर ने रुख मोड़ लिया। अली को बहुत जल्दी है। अबे यार देख कैसे वफा भाभी को घूर रहा है ये। अहमद आज पूरा का पूरा न्यूज़ कास्टर बना हुआ था। हाँ, यासिर ने सरसरी सा कहा। यार ये अली ही ठीक निकला, हमें गुंडा मवाली और विलन बना के खुद अपने सर पर सहरा सजा रहा है। अहमद ने बेचारगी से यासिर पर पूरी साठ सी नज़र डालकर कहा, मगर जब उसने यासिर को देखा तो आग बगोला हो गया। जब भी मैं कहूँ कि यासिर हूँ हाँ क्यों कर रहा है, तो माला को तकने में बिजी था। अहमद ने लड़का औरतों की तरह कहा और यासिर को गुद्दी से पकड़ लिया। तू भी तो बिजी था अपनी वाली को देखने में, वो भी बिजी है अपनी वाली को देखने में। अब बता मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए नहीं ढूंढी गई कोई तुम लोफरों से। अहमद ने कहते कहते यासिर को 2-4 मुक्के रसीद कर दिए। ये तमाशा देख माला फौरन उनके पास गई। क्या हो रहा है ये सब? लोग देख रहे हैं तुम दोनों को। माला ने आते के साथ ही दोनों को बच्चों की तरह डांटा। वाह जी वाह। अहमद तंसियाँ मुस्कुराते तालियां बजा के कह रहा था। क्या मसला है? इब्रार साहब ने इन तीनों के करीब आते पूछा।
अच्छा हुआ अंकल आप आ गए, मैं बताता हूँ। यासिर ने कॉलर ठीक करते हुए अहमद की तरफ मुस्तानी नज़रों से देखते कहा, कुछ नहीं अंकल, मुझे कुछ चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा। अहमद ने डरते हुए बात बनाई, आज सुंबल से कह दो बेटा, वो आपको दे देगी। इब्रार साहब ने उजलत में कहा और चले गए। शुक्र, इनके जाते ही अहमद ने सुक्का सांस लिया, मगर अभी ये सुक्का सांस पेट तक सही से नहीं पहुंचा था कि सुंबल उसके साथ माहिन नाजिल हो गई। अहमद भाई, आपको कुछ चाहिए था? सुंबल ने अहमद को मुखातिब करते खुश अखलाकी से पूछा। हाँ चाहिए ना, अहमद ने दांत निकाल कर कहा। क्या? सुंबल ने पूछा। क्या इस शादी में मुझ जैसे हैंडसम बंदे को कोई लड़की मिलेगी जिसे मैं अपना लाइफ पार्टनर बना सकूं? अहमद ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, हम ये काम नहीं करते। सुंबल की जगह माहिन ने फुदक कर कहा। तो क्या हुआ, तुम दोनों अपनी इस खूबसूरत भाई के लिए एक लड़की नहीं देख सकती? अहमद ने तासुब से कहा। जी नहीं, दोनों ने एक साथ कहा और उनके पास से फरार हो गई। कामचोर, अहमद ने मुंह बनाकर कहा, जबकि उसका मुंह बनाने और उसकी इज्जत अफजाई पर माला और यासिर दिल खोलकर खुश हुए। निकाह हो रहा है, आ जाओ, इकबाल साहब ने तीनों को बताया और चले गए। चलो भाई, अपनी ना सही अपने दोस्त के निकाह के छुहारे ही खा लेते हैं, अहमद ने मसनूई मुंह बनाकर कहा और काजी साहब और अली शाह के मुंह पर जाकर पहुंच गए। और कबूल है, कबूल है, कबूल है सुन के भी स्टेज से नहीं उतरा। चल भाई, यूं अब उतरो, हवा आने दो, अली ने अहमद और यासिर को घूरते हुए कहा। ना, हम नहीं उतर रहे, मैं भी दुल्हा बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यासिर ने माला की तरफ देखते हुए शर्मा कर कहा। चल बे, अभी वह टाइम है, अली ने एक नज़र वफा पर डालते कहा, जो कि मेहमानों के घेरे में बैठी थी। कोई नहीं, खुद तो तूने कर ली, जब ही ऐसे कह रहा है, मुझे देख, अभी तो कोई मिली ही नहीं। अहमद ने अली के सामने एक बार फिर अपना दुखड़ा रोका। अभी अहमद दिल खोल कर रोया भी नहीं था कि इब्रार साहब, इकबाल साहब और वहीद साहब आके इन सब के सरों पर खड़े हो गए। और ये लोग अकेले नहीं थे, हानिया वहीद भी थी साथ उनके। हानिया को देख के सबके हंसे चेहरे एकदम संजीदा हो गए थे। हानिया चलती हुई वफा और अली के सामने आके खड़ी हो गई। वफा और अली ने बारी बारी एक दूसरे को देखा और फिर हानिया को देखा। वफा, अली मैं जानती हूँ जो उस रात मैंने किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तुम दोनों से माफ़ी मांगने नहीं आई, बल्कि मुझे सज़ा दे दो। मैं घुटन महसूस करती हूँ इस नदामत से भरी ज़िंदगी से, हानिया ने रोते हुए कहा। उसकी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थीं। बाबा ने तो माफ़ कर दिया है, वफा ने रूखे लहजे में कहा और मुंह मोड़ लिया। बेशक उन्होंने माफ़ कर दिया है, मगर वफा, मैं तुम दोनों की ज़्यादा गुनाहगार हूँ, हानिया ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। वफा, उसको गलती का एहसास हो गया है, इब्रार साहब ने वफा को देखते हुए कहा। जी बेटा, अल्लाह भी माफ़ करने वालों को ही पसंद फरमाता है, इकबाल साहब ने इब्रार साहब की तायद में कहा। वफा ने अली की तरफ देखा, जबकि अली ने भी नज़रों ही नज़रों में इकबाल साहब की बात को सराहा। ठीक है, हम इतने गिरे हुए भी नहीं हैं कि तुम्हें माफ़ ना कर सकें, वफा ने एक नज़र सबकी तरफ देखते नॉर्मल अंदाज में कहा, जिस पर हानिया रोती हुई वफा के कदमों में हाथ जोड़कर गिर गई। वो शुक्र अदा कर रही थी कि वफा ने उसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था। हानिया, ये क्या कर रही हो, उठो। वफा ने अपना कीमती नफीस सा लाल शरारे को कुछ ऊपर करते हुए हानिया को हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसे उठाकर गले लगा लिया। वफा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, हानिया ने गले लगे रोते रोते कहा। अच्छा बस कर दे, अब सब क्या कहेंगे, वफा ने हानिया को चुप करने के गर्ज से उसके आंसू साफ करते कहा। और क्या कहेंगे भाभी, दुल्हन तो रो नहीं रही और उसकी दोस्त इतना रो रही है, लगता है कि दुल्हन के बदले का ये रो रही है, यासिर ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, जिस पर सब हंस पड़े थे। हानिया वफा से अलग होकर अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वही साहब ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा था। हानिया की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं, मगर कोई था जो इस वक्त खिलाफ मामूल खामोश था। इस हानिया को इस महवियत से देख रहा था कि अब सब उसे ही घूर रहे थे। अबे ओ मजनू, आंखें तो झिपका ले, यासिर ने अहमद के पास जाके उसके पैर पर पैर मारते हुए कहा था। यासिर ने पैर इतनी ज़ोर से मारा कि अहमद की चीख निकलने को थी और कुछ वो अदाकार भी बहुत था। हाय जालिम ने पैर ही तोड़ डाला, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अहमद ने कुछ इस अंदाज में कहा था कि सबकी हंसी छूट गई। तो क्या ख्याल है, ढूंढ ले फिर अभी आपके लिए भी, इकबाल साहब ने मजाक में अहमद को छेड़ते कहा। अंकल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ढूंढ ली है लड़की, अहमद ने झटपट बताया, जिस पर सबके मुंह खुले रह गए। कौन है वो, इतनी जल्दी ढूंढ ली, इब्रार साहब ने हैरानी से पूछा। हाँ तो मेरी लव स्टोरी अच्छी है, बगैर ज़्यादा भाग दौड़ वाली, इस अली शाह की तरह थोड़ी इतनी मेहनत करूँ, अहमद ने अली को देखते मुंह बनाकर कहा, जिस पर अली मुस्कुरा दिया। अबे तो बताता है या नहीं, यासिर ने हाथ मुक्का बनाते हुए कहा। बता रहा हूँ ये, पर आप लोग वादा करें इन लोगों को मना लेंगे मेरे लिए। अहमद को डर था कि कहीं वो मना ही ना कर दे, इसलिए पहले ही शर्त रख दी। अच्छा ना बता कौन है वो अब, इब्रार साहब ने बेचैनी से पूछा। वो अंकल हानिया वहीद, अहमद ने शर्माते हुए कहा, जबकि अपना नाम सुनकर हानिया की आंखें पूरी की पूरी ही फट गई। सब हानिया की तरफ मुतवज्जो थे। वही साहब कुछ तो बोल दें, इब्रार साहब ने आगे बढ़कर पहल की। मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो हानिया की ज़िंदगी है, इसी से पूछने आप। अब सब हानिया की तरफ देख रहे थे। बताओ बेटा, इकबाल साहब ने नरमी से पूछा।
जिस पर हानिया ने शर्मा कर मुंह नीचे कर लिया। सबके चेहरे खिल उठे थे। मुबारक हो आपको भी, बहुत जल्द आप ही निकाह के छुआरे खाने वाले हैं, अली ने अहमद को छेड़ते हुए कहा। अली की बात सुनकर अहमद किसी दुल्हन की तरह शर्मा रहा था और उसके शर्माने को देखकर सबका फलक शिगाफ कहका गूंजा था। इब्रार साहब सबको हंसता हुआ दिख रहे थे। स्टेज पर यहाँ सब हंस रहे थे तो दूर मेहमानों में घिरी उनकी बेगम मिजाब बेगम के साथ सबके साथ हंस हंस कर मिल रही थी। सब अच्छा हो चुका था। वीरानियों के बादल छट चुके थे। तैरगी के दिन ख़त्म हो चुके थे। तूफान अब थम चुका था और खुशियों के दरवाजे अब खुल चुके थे। सबको खुश देखकर इब्रार साहब की आज दिल में एक सुकून सा उतरा था। उन्हें उस रात की हकीकत अली ने सब सच बता दी थी और माफ़ी भी मांग ली थी और इस सब से इब्रार साहब को सबक भी मिल चुका था कि दौलत से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं। खुशियाँ तो अपनों के साथ मिलकर हासिल होती हैं।